जब हम स्विच बोर्ड के स्विच को ऑन करते हैं तो पंखा या फिर हमारे घर में लगा हुआ कोई भी उपकरण चालू हो जाता है। पर जब लाइट चली जाती है, बिजली चली जाती है, तब क्या? तब हम लोग यूज़ करते हैं बैटरीज का या फिर इन्वर्टर का इलेक्ट्रिसिटी को पाने के लिए। और आज के इस चैप्टर में हम लोग यही जानने वाले हैं कि किस प्रकार से जब हम लोग बैटरी का यूज़ करते हैं या इन्वर्टर लगाते हैं तो कैसे ये पंखा या फिर ये जो लाइट है या फिर कोई बल्ब है वो जलने लगता है। उसके पीछे उसमें किस प्रकार की क्रियाएं होती हैं। अगर हम लोग घर के जो बल्ब जलता है या पंखा चलता है, जो ट्रांसफार्मर से जो बिजली आती है उसकी बात करें तो क्या उसके पीछे किसी प्रकार की रासायनिक क्रिया होती है? तो ऐसा तो नहीं है। उसके पीछे तो फिजिक्स काम करता है। फिजिक्स के अंतर्गत जो नियम होते हैं वो काम करते हैं। बट अगर हम लोग बात करते हैं जब अपने घर में वो जो सेल होता है उसकी, जिसको कि हम लोग घड़ी वगैरह में लगाते हैं, या फिर हम लोग बात करते हैं इन्वर्टर की, इसी गोलमाल को पढ़ने के लिए आज का ये चैप्टर है मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसका नाम है वैद्युत रसायन। और इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि ये जो शेल होते हैं, जो सेल होते हैं, ये जो इन्वर्टर होता है, इसमें जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जो केमिकल्स होते हैं, उनके बीच जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं और उसको रासायनिक जो रसायन विज्ञान है उसकी भाषा में किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि हमारे जो चैप्टर है इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं। विद्या प्रकाशन से और अन्य प्रकाशन के जो किताबें हैं वहाँ से मैंने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं जो कि हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वो कुछ इस तरीके से हैं। ये वो टॉपिक हैं जो पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसको नहीं पढ़ोगे तो हो सकता है कि बहुत दिक्कत हो जाए एग्ज़ाम में, क्योंकि जब एग्ज़ाम करीब आता है या फिर एग्ज़ाम हफ्ते भर में एग्ज़ाम है आपका, हफ्ते भर बाद, तो आप पूरा चैप्टर पढ़ने नहीं जाओगे। आप केवल उन टॉपिक्स को पढ़ोगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर आप बस कहीं से खोजोगे कि बस कुछ पढ़ने को मिल जाए, क्योंकि लास्ट तक आते-आते आप बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हो और भी बहुत सारे दिक्कत लास्ट में आते हैं। तो उसके लिए सिस्टम यही रहेगा कि आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको नोट कर लो। हालाँकि इस वीडियो में मैं थोड़ा-सा इसके अलावा भी कुछ चीज़ें बताऊँगा, बट ये टॉपिक्स भी बताऊँगा जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये जो टॉपिक्स हैं इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई बात की जाए तो वो है हमारे पास ये ईएमएफ वाला टर्म, जिसको कि मैंने देखा यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखा है। उसके अलावा चालकत्व की परिभाषा और इसकी गणना करना, न्यूमेरिकल्स टाइप जो होते हैं, विशिष्ट चालकता, कोलराउस का नियम, फैराडे का नियम, नर्स समीकरण, ईएमएफ निकालना, विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में, और विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल, सॉरी गैल्वेनिक सेल, इसके बारे में हम लोग को ज़्यादा अच्छे से इन टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप नोट कर लो। चलो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चलो भाई, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये वीडियोस टॉपर्स बच्चों के लिए नहीं है। इस वीडियो में मैं पूरा एकदम बुक नहीं पढ़ा दूंगा। इस बुक में जो हमारे चैप्टर्स हैं उसके अंतर्गत केवल जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, केवल यहाँ पर उसी बारे में बात होगी। तो अगर कोई टॉपर बच्चा है जो कि 95% 99% लाना चाहता है तो उसके लिए वीडियो नहीं है। ये वीडियोस केवल उनके लिए है जो बहुत ही बिलो में अभी, मतलब पानी में तैर रहे हैं, जो अभी उनके लिए है। तो इस वीडियो में मैं केवल बहुत जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में ही केवल बात करूँगा। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर को शुरू करने से पहले एक बार अगर हम लोग को जान लें कि विद्युत रसायन का मतलब क्या होता है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो एक तो परिभाषा पहले हम लोग जान लेते हैं। तो परिभाषा बस नाम के लिए जान लो भैया। विद्युत रसायन में हम लोग बात करेंगे रासायनिक ऊर्जा और वैद्युत ऊर्जा, उसके परस्पर संबंध के बारे में और परस्पर रूपांतरण के बारे में। ठीक है, मतलब कि हम लोग रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा कैसे बनाएं और वैद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा कैसे बनाएं। इस चीज़ को लिख देता हूँ, बहुत ज़रूरी नहीं है ये चीज़, बस आपको पता होना चाहिए कि मतलब वैद्युत रसायन का ये मतलब होता है। तो मैं पहले लिख देता हूँ फिर बताता हूँ। तो लो भाई, ये हुआ हमारा परिभाषा वैद्युत रसायन का। हालांकि बस ऐसे खाना पूर्ति है, ये बहुत ऐसा आने वाला नहीं है एग्जाम में आपके। बस ऐसे जान लो कि इसमें हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं कि भैया रसायन विज्ञान की भाषा का, जिसके अंतर्गत हम लोग रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा के परस्पर रूपांतरण और संबंध का अध्ययन करते हैं, वैद्युत रसायन कहलाता है। ठीक है,
जैसा कि मैंने बताया कि विद्युत से रासायनिक क्रिया करा लिया या फिर कोई रासायनिक क्रिया हुई उसके द्वारा हम लोग विद्युत बना लिए। ठीक है, चलो अब समझते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है। ठीक है, डस्टरवा हमारा जो है कि पता नहीं कहाँ गया। वाह भाई वाह। चलो भाई, तो इस चैप्टर में हम लोग दो प्रकार के सेलों का अध्ययन करेंगे। पहले तो हम लोग पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक सेलों के बारे में, है ना। पहले हम लोग पढ़ेंगे विद्युत। तो इस चैप्टर में हम लोग दो प्रकार के सेलों का अध्ययन करेंगे। पहला तो है विद्युत रासायनिक सेल और दूसरा है विद्युत अपघटनी सेल। सेल का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे कोई बैटरी टाइप होता है, ऐसा कुछ मतलब आप समझ पा रहे होगे, है ना। जैसे हम लोग घड़ी में बैटरी लगाते हैं उसको सेल कहते हैं, है ना। तो उसी तरीके का कुछ है यहाँ पर सिस्टम। ठीक है, चलो एक और टर्म जानना जरूरी है आपके लिए कि विद्युत रासायनिक सेल में होता क्या है। तो भैया रासायनिक सेल है, इसका मतलब कि हम लोग रासायनिक क्रिया करेंगे। इसका मतलब हम लोग रासायनिक क्रिया करेंगे और उससे क्या उत्पादन होगा, विद्युत का उत्पादन होगा। और मतलब बिजली बना देंगे, मतलब कुछ लिक्विड लिए, उस लिक्विड में कुछ मिला दिए और बिजली उत्पन्न हो गया। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर हम लोग विद्युत ऊर्जा जो है ना, विद्युत ऊर्जा के माध्यम से रासायनिक क्रिया कराएंगे। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऐसा मानो कि इस विद्युत रासायनिक सेल में ऐसा कुछ हो रहा है कि भैया एक कोई कंटेनर है, उसमें हम लोग कुछ दो लिक्विड को मिला दिए और बल्ब जलने लगा। यहाँ पर ये हो रहा है कि हम लोग कोई बैटरी ले रहे हैं। ठीक है, कोई बैटरी ले रहे हैं और उस बैटरी के माध्यम से दो लिक्विड को क्रिया करा रहे हैं। मतलब समझो यहाँ पर इसमें ये हो रहा है कि एक कंटेनर लिया, उसमें हम लोगों ने दो लिक्विड को डाल दिया, ऐसा मान के चलो। ठीक है, हालांकि दो लिक्विड डाल नहीं रहे हैं, बट ऐसा एक समय मान के चलो कि उसमें दो लिक्विड को डाल दिया। अब वो एक दूसरे क्रिया नहीं कर रही हैं। हमने ये देखा कि जैसे ही हम उसमें विद्युत ऊर्जा यानी कि बैटरी वगैरह कनेक्शन जोड़ते हैं, तुरंत वो रसायन जो हमने डाले हैं, केमिकल्स, वो आपस में क्रिया करने लगते हैं। किसके द्वारा, विद्युत ऊर्जा के द्वारा। तो ये तो वो हुआ। अभी हम लोग देखेंगे विद्युत रासायनिक सेल के बारे में। विद्युत रासायनिक सेल के अंदर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग को मिलता है अभी, पहला टॉपिक हम लोग के चैप्टर का, उसका नाम है गैल्वेनिक सेल। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विद्युत रासायनिक सेल के अंतर्गत गैल्वेनिक सेल को। अभी तक हम लोगों ने कुछ खास नहीं पढ़ा है। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आने जा रहा है गैल्वेनिक सेल। एग्जाम में बात करें तो हो सकता है कि ऐसा हो जाए कि गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड कुछ चीज़ें आ जाए, जैसे कि इसमें लवण सेतु करके एक टर्म आता है, तो लवण सेतु के कार्य आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें छोटी मोटी होती हैं जो इससे रिलेटेड, या फिर हो सकता है कि डायग्राम बनाने को दे दे आपको। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं हमारा आज का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक गैल्वेनिक सेल। चलो भाई, तो आइए देखते हैं गैल्वेनिक सेल को। गैल्वेनिक सेल समझने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर दो ठे कंटेनर लिया है। ठीक है, एक ये डब्बा, एक ये डब्बा। पहले वाले डब्बे में हम लोग एक सॉल्यूशन डालेंगे, एक विलयन डालेंगे। किसका विलयन होगा, एक लिक्विड डालेंगे भैया, वो विलयन होगा ZnSO4 का। चलो, तो यहाँ पर हमने क्या डाला, ZnSO4। ये दूसरे वाले कंटेनर में हम लोग डालेंगे CuSO4। हमारे पास आ गया CuSO4। अब एक छोटा सा टर्म आपको बताना चाहूँगा जो थोड़ा सा बेसिक है, बट जानना ज़रूरी है, हो सकता है आपको ना पता हो। तो भैया यहाँ पर ZnSO4 और CuSO4 की बात की जाए तो ये रहा हमारे पास Cu और ये रहा हमारे पास SO4। ठीक है, Cu पर होता है 2+ का चार्ज मुक्त अवस्था में, और SO4 की बात की जाए तो इस पर 2- का चार्ज होता है। Cu आया, इधर SO4 को देखा। Cu क्या है, कॉपर। कॉपर हमारे पेरियोडिक टेबल का एक तत्व है। तो भैया Cu है, इसने SO4 को देखा और इसने ये देखा कि इसके ऊपर माइनस का चार्ज है। और हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है कि प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं, है ना। अपोजिट जेंडर वाले एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी इसने अपोजिट जेंडर देख लिया, तो ये जाके इसे चिपक गया। समझ रहे हो।
समझ रहे हो आप? चिपकने के बाद क्या बना, CuSO4 बन गया और कहानी शुरू हो गई। ठीक है, ZnSO4 की बात की जाए तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ें चलती हैं। यहाँ पर Zn आया और यहाँ पर SO4 आया। 2- इस पर चार्ज, इस पर भी 2+ का चार्ज। चार्ज क्या होता है, ये क्या होता है, ये सब चीज़ें क्लास 9th की हैं। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि इस पर ऐसा चार्ज होता है। अच्छा, चार्ज का मतलब बस थोड़ा सा जरूरी है समझना। अगर इस पर 2+ का चार्ज है, इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका जो एटम है ना, इस पर 2 प्रोटॉन ऐसा है जिसके साथ कोई नहीं है। नहीं समझ में आया? अगर किसी तत्व पर 2+ का चार्ज है तो इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दान किया है। अब कहोगे ये चीज़ तो हम लोग को रट्टा मारने वाला सिस्टम हो गया भैया कि 2 इलेक्ट्रॉन दान किया है तो मैं इसको जो रट लूँ। बट रटना नहीं है, मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा इस तरह समझा था कि भैया जैसे कि यहाँ पर मान लो हमारे पास एक कोई तत्व है जिसके इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इसके बीच में 2 प्रोटॉन है, प्लस प्लस माइनस माइनस। ये वाला माइनस इसको पकड़े हुए है, इस वाले प्लस को, ये वाला माइनस इस वाले प्लस को पकड़े हुए। ये क्या है, केंद्र है, नाभिक है। ठीक है, ये वाला माइनस इसको पकड़े हुए प्लस को, ये वाला प्लस इसको पकड़े हुए है। अगर मान लो हम इसको निकाल दें तो क्या होगा, तो ये वाले प्लस के पास तो एक लड़की है, मस्त सिस्टम चल रहा है, इधर प्लस, ये प्लस है और ऊपर माइनस है, बट इसके पास तो कोई नहीं बचा ना। तो ये क्या कहेगा कि मैं इस पूरे पर एक प्लस ला दूंगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर सिस्टम, अच्छा प्लस का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन एक निकल गया था, इसलिए यहाँ पर एक केंद्र में इसके एक प्रोटॉन खाली रहा। प्रोटॉन पर चार्ज होता है प्लस, इसलिए इस पर प्लस का चार्ज आ गया। अच्छा मान लो यहाँ पर माइनस का चार्ज मैं फिर से ला कर देता हूँ। अब ये कुछ नहीं, इस पर कोई चार्ज नहीं है, बट अगर मैं ज़बरदस्ती इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल दूँ, एक ये इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में माइनस का चार्ज होता है, ये पता होना चाहिए आपको। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया मैंने, तो आप देखो इसके केंद्र में 2 प्रोटॉन है और दोनों ही बिजी हैं अपने अपने सिस्टम में। 2 सिस्टम और डालें तो क्या ये इनके साथ कुछ रिलेशन बनाएंगे? नहीं, हम कहेंगे हम लोग तो भैया सिंगल नहीं हैं। तो ये 2 जो माइनस वाले चार्ज हैं ये सिंगले घूमते रहेंगे और इस पूरे जो परमाणु हैं इस पर बना देंगे 2- का चार्ज। यानी कि किसी अगर परमाणु पर 2+ का चार्ज हो तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दान किया है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन ऐसा है जिसके साथ कोई, मतलब जो सिंगल है, मतलब जिसके साथ कोई संबंध नहीं बना सका, जिसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना। तो भैया इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। तो ये तो हो गया बेसिक जो कि मैं बताने वाला था। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। मेन टॉपिक पर आते हैं भैया। तो हमने यहाँ पर लिया था SO4 का विलयन, यहाँ पर CuSO4 का विलयन, ZnSO4 का, यहाँ पर CuSO4 का। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग इसमें एक रॉड डालने, ZnSO4 में हम लोग रॉड डालने वाले हैं Zn का। ठीक है, ये लो, इसमें हमने एक रॉड डाला Zn का, यानी कि जिंक का रॉड। और CuSO4 वाले विलयन में हम लोग डाल रहे हैं कॉपर का रॉड। ठीक है, दोनों ही मेटल हैं, तो ये एक रॉड डाल दिया हमने कॉपर का। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोगों ने क्या किया कि जैसे ही ये Zn का हमने डाला वैसे ही कुछ होने लगा। क्या होने लगा, आइए देखते हैं क्या होने लगा। मान लो एक समय के लिए जो Zn है ना, ये सलमान खान है। ठीक है, ये सलमान खान है और ये ZnSO4 है, ये कैटरीना कैफ है। जैसे ही Zn सलमान खान कैटरीना कैफ को देखा, ये अपने नाजायज बच्चों को लेकर, मतलब नाजायज बच्चों को छोड़कर कैटरीना कैफ के पास भाग गया। अच्छा, बच्चे मतलब इलेक्ट्रॉन। अच्छा, केमिस्ट्री की भाषा में कैसे समझे, जैसे ही ZnSO4 के विलयन में Zn रॉड को डाला गया, वैसे ही Zn 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर छोड़ दिया। ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा इसका दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन। और Zn, मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ इस चीज़ को, फिर से बोलता हूँ मैं कि जैसे ही ZnSO4 के विलयन में Zn को डाला गया, वैसे ही
Zn 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़कर Zn2+ बना के विलयन में मिल गया। ये लो भैया। अच्छा, सलमान खान ने क्या किया, मान लो सलमान खान के बारे में समझते हैं। सलमान खान जैसे ही आया, ये रही कटरीना कैफ, इनको देखा और अपने दुष्ट नाजायज बच्चों को छोड़कर चला गया। किसमें चला गया? उस विलियन में चला गया, कैटरीना कैफ के घर में। चलो भाई, तो अब इसके दुष्ट जो बच्चे थे ना, ये 2 बच्चे यहीं पर घूम रहे हैं। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ इसमें कारीगरी कर दिए। कारीगरी ये कर दिए कि हमने इसको एक तार से जोड़ दिया। ये लो, एक तार से जोड़ दिया। अब क्या हुआ, जैसे ही हमने तार से जोड़ा, सलमान खान के जो बच्चे थे, ये इस तार में से घुसते खेलते कूदते 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 इधर आ गए। कहाँ पर आ गए? पवन सिंह के घर में आ गए। ये हमारे पास है Cu, कॉपर का रॉड। कॉपर मान लो पवन सिंह का घर है, ठीक है। अब पवन सिंह कॉपर है, ये पवन सिंह किसके साथ बैठे हुए हैं? काजल राघवानी के साथ, है ना। काजल राघवानी है शायद नाम है उनका, मुझे याद नहीं है वैसे। चलो भैया, तो सलमान खान आए, इसमें गए और कैटरीना कैफ के साथ चले गए। जूठे बच्चे छोड़ दिए, घूमते 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 यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर जैसे ही जूठे बच्चे आए, वैसे ही ये जो हमारे पास CuSO4 है, ये मान लो ये काजल राघवानी है, यही जो है कि पवन सिंह है। काजल राघवानी पवन सिंह को छोड़ के CuSO4 था, है ना, और Cu यहाँ पर 2+, ये इसको छोड़ दी और Cu2+ बन के आकर इससे मिल गई। किससे मिल गई? इन 2 इलेक्ट्रॉन से। तो 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो क्या हो गया? Cu2+ और 2 इलेक्ट्रॉन इधर माइनस, तो +2 -2 हट गया और Cu कॉपर मिल गया यहाँ पर। अब कहोगे नहीं मज़ा आ रहा है पढ़ने में, फिर से एक बार बताता हूँ कि क्या हुआ। सलमान खान के 2 नाजायज बच्चे ऊपर गए, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर गए, इधर आए, कॉपर रॉड के पास आए। जैसे ही जमनिया आके घुसे, वैसे ही CuSO4 में से Cu2+, इसको कहा तुम बेवफा हो, और जाके दुष्ट इलेक्ट्रॉन से चिपक गया और क्या बना लिया? Cu2+ क्या बना लिया? कॉपर बना लिया। और कॉपर आने लगा यहाँ पर, इकट्ठा होने लगा। जितना भी विलयन में, CuSO4 के विलयन में जितना भी कॉपर था, CuSO4 भैया कॉपर है ना, ये कॉपर है ना, ये जो है इससे ब्रेकअप कर लिया SO4 से, और ब्रेकअप करने के बाद आके दुष्ट बच्चों के साथ बैठ गया। अच्छा, तो मैंने क्या बताया था कि भैया Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया और क्या बना लिया? Cu बना लिया, और कहाँ पर इस पर इकट्ठा होने लगा, है ना। ये प्रक्रिया चल रही है। चलो भाई, तो अब विलयन में क्या क्या बचा ये भी देख लेते हैं हम लोग। विलयन में भैया यहाँ पर क्या है? विलयन में Zn2+ आ रहा है, मतलब इस रॉड को डाला, Zn2+ निकल रहा है। Zn2+ करके करते करते पूरा विलयन में Zn2+ घुल गया। और यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पर SO4- घुस रहा है। क्यों? क्योंकि Cu तो इससे ब्रेकअप कर लिया, धोखा दे दिया उसको, है ना। जन्म जन्म तक साथ रहने का वादा था, सलमान खान के बच्चे को देखकर Cu पिघल गया। I am sorry, बाबू। और SO4 के साथ ब्रेकअप कर लिया। SO4 यहाँ पर SO4 2- जो है इस पूरे विलयन में बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा हुआ है? Zn2+ निकल रहा है, तो इस विलयन में क्या है मौजूद? ZnSO4 तो है, Zn2+ भी है, और इस विलयन में CuSO4 तो Cu निकल रहा है, इसमें घुसा जा रहा है, और इस विलयन में बच क्या रहा है? फिर SO4 2- बच रहा है, ठीक है। सिस्टम सब कुछ चल रहा है। तभी एक कोई साइंटिस्ट आते हैं और कहते हैं कि तुम सालों अगर इसके बीच में एक और रॉड लगा दोगे ना, तो तुम देखोगे कुछ खास। तो वो आते हैं और इसके बीच में एक रॉड लगा देते हैं। कैसे लगाते हैं? ऐसे लगाते हैं, ऐसे ऐसे। अच्छा, रॉड नहीं लगा, पाइप। उस पाइप के अंदर एक जेली भर दियो,
ठीक है, अगर अगर जेली, ये लो भाई, ये पाइप और इसके यहाँ पे हमने भर दिया अगर अगर जेली। इसके मुंहवा के पास अगर अगर जेली, पनिया में नहीं, पनिया में क्या है, केसीएल है। चलो, पानी, इस पाइप के अंदर हमने केसीएल भरा और इसके मुंह के पास भर दिया अगर अगर जेली। अगर 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 जेली, इसके मुंह के पास हमने अगर अगर जेली भर दिया इस तरह से। अब हुआ क्या ना, बड़ा खतरनाक सीन देखने को मिला यहाँ पर कि जैसे ही हम लोगों ने इस विलियन में इस केसीएल वाले पाइप को डाला ना, तो बड़ा मस्त चीज़ हुआ। बड़ा मस्त चीज़ ये हुआ कि ये जो केसीएल है, इस केसीएल में भी चीज़ें सटी हुई हैं। ये के प्लस है और ये के माइनस सटा हुआ है, ये के प्लस है और इधर सीएल माइनस सटा हुआ है। ये दोनों छोड़ दिए, कहे तुम बेवफा हो। ये के प्लस जो है आके सट गया जेड एन टू प्लस के साथ, सॉरी, के सीएल माइनस जो है, सीएल माइनस आ गया जेड एन टू प्लस के साथ। देखा कि जेड एन टू प्लस प्लस और इधर माइनस, प्रेम हो गया। इसके पास डूठ प्लस है तो और तगड़ा प्रेम हो गया। और ये जो के प्लस है, ये देखा कि यहाँ पर एसओ टू माइनस मिल रहा है। एसओ तो है ही, एसओ फोर तो है ही, उसके ऊपर टू माइनस का चार्ज है। आई गडैया के पास इकट्ठे माइनस है, तो कहा कि हम डूठ माइनस के पास जाएंगे। तो केसीएल आ गया इसके पास, सीएल चला गया जेड एन टू प्लस के पास। तो हुआ क्या, इसमें से निकलने लगा क्या, इसमें से निकलने लगा सीएल माइनस, इसमें निकला और जेड एन टू प्लस के साथ क्रिया करने लगा। और इसमें से निकला के प्लस, ठीक है, के प्लस निकला और एसओ फोर टू माइनस के साथ क्रिया करके यहाँ पर बना जेड एन सी एल, और जेड एन क्रिया करके बन गया जेड एन सी एल, और यहाँ पर बन गया के एस ओ फोर, के टू एस ओ फोर। चलो भैया, तो अभी कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आया। अगर थोड़ा सा समझ में आ गया तो कोई बात नहीं, बहुत समझ गए आप। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर लगा देते हैं एक बल्ब। बल्ब लगाने पर हम देखते हैं कि ये जलने लगता है। खतरनाक काम हो गया यहाँ पर। चलो भैया, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दूठे इलेक्ट्रॉन उधर से घचा घच आ रहा है और यहाँ पर कॉपर जो इकट्ठा होते जा रहा है। और ये रॉड क्या है, इकट्ठा कॉपर इसके सतह पर इकट्ठा होते जा रहा है। तो ये रॉड मोटा होते जा रहा है और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलने पर ये जो रॉड है ये पतला होते जा रहा है, क्योंकि Zn टू प्लस निकल रहा है ना इसमें से, और इलेक्ट्रॉन छोड़ दे रहा है इसमें, और इलेक्ट्रॉन उड़ के ऊपर आ जा रहे हैं, इधर आ जा रहे हैं। तो यहाँ पर बच रहा है इलेक्ट्रॉन और Zn टू प्लस निकल जा रहा है, इसलिए ये वाला रॉड पतला होते जा रहा है और ये रॉड मोटा होते जा रहा है यहाँ से। ठीक है, एक और जो इम्पोर्टेंट टर्म है कि यहाँ पर हमने जो यूज़ कर लिया है ये लवण सेतु, है ना। बढ़िया से बना दो भाई, अच्छा लगेगा। लो भैया, तो इसको मैंने थोड़ा सुंदर कर दिया है। एक बार फिर से अगर देखी जाए बात, तो इस वीडियो को आप थोड़ा सा पीछे करके देख लेना, क्योंकि बड़ा खतरनाक चीज़ है ये। इसके बारे में बात की जाए तो अगर अगर जेली जो है और मतलब लवण सेतु जो है, उस लवण सेतु के कार्य के बारे में बता देता हूँ मैं। या फिर आप अगर वायु वगैरह में जाओगे ना, तो वायु में पूछा जाता है, मुझसे पूछा गया था कि लवण सेतु का कार्य बताओ। तो लवण सेतु का कार्य बोर्ड नहीं पूछ सकता है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लवण सेतु के कार्य। और इसके बारे में, इसमें जो कुछ भी हुआ, इसके अंतर्गत जो कुछ भी क्रियाएं हुई, उसके बारे में हम लोग अभी थोड़ा डिटेल में जानेंगे। पहले तो मैं लवण सेतु के कार्य आपको बता देता हूँ। चलो भाई, तो आओ देखते हैं लवण सेतु का जो पहला कार्य है, वो सबसे ज़रूरी कार्य जो इसने ये किया कि यहाँ पर जो SO4 माइनस टहल रहा था, उसकी क्रिया के प्लस के साथ करा के सिस्टम बैठा दिया। और यहाँ पर Cl माइनस की KCl में से Cl माइनस को निकाल के Zn टू प्लस के साथ क्रिया करा के Zn टू प्लस जो इस विलियन में नल्ला घूम रहा था, उसका भी सेटिंग करा दिया। तो जब सेटिंग हो गया तो क्या हुआ, सेटिंग को क्या कहते हैं, संतुलन बना दिया, है ना।
मतलब कि ये जो परिपथ है इसका संतुलन बनाने का इसने कार्य किया। तो लवण सेतु का जो पहला कार्य है वो हम लोग ये कह सकते हैं, ये जो परिपथ बना है इसकी उदासीनता के लिए लवण सेतु का उपयोग किया जाता है। और दूसरा कार्य तो यही है कि क्योंकि यहाँ पर एक डब्बा था, यहाँ पर एक डब्बा था, सब कुछ सिस्टम लगा हुआ था, मगर इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह तो तब ना होगा जब ये इससे मिला हुआ हो, मतलब बंद परिपथ हो तब तो इलेक्ट्रिसिटी बल्ब जलेगा। तो बल्ब को जोड़ने मतलब परिपथ को पूरा करने का काम जो है वो लवण सेतु यहाँ पर किया। परिपथ कैसा बन गया, ऐसे टाइप बन गया, ऐसे 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 करके परिपथ बन गया और यहाँ बल्ब लग गया, है ना। यहाँ पर एक ऐसे कंटेनर लगा हुआ है। तो ये जो है ये परिपथ को पूरा करने का भी काम कर रहा है। परिपथ पूरा करने में इसके दो कार्य बहुत है भैया, ठीक है। तो चलो भाई, हमने अभी देखा लवण सेतु के कार्य, गैल्वेनिक सेल के बारे में। अब हम लोग देखने वाले हैं, अच्छा, एक बात और कि अभी हम लोग ने कह रहे थे ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, तो कंटेनर नहीं, इसको हम लोग कहेंगे ये पूरा क्या है, ये पूरा है सेल। ये क्या है, इस सेल का हाफ पार्ट है ना। तो इसको हम लोग कहेंगे अर्ध सेल, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, ये भी इस पूरे सेल का एक आधा पार्ट है ये, तो इस आधे पार्ट को हम लोग कहेंगे अर्ध सेल। मतलब कि केवल इसकी बात करेंगे हम लोग इतने वाले पार्ट की तो हम लोग कहेंगे अर्ध सेल, इसको कहेंगे तो इसकी बात करेंगे तो इसको हम लोग कहेंगे अर्ध सेल, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि इस वाले अर्ध सेल और इस वाले अर्ध सेल में क्या क्या अभिक्रियाएं हुई, किस प्रकार से मुख्य जो अभिक्रियाएं हैं, जैसे जड़न डाला 2+ हो गया, क्या हुआ, इसको देखते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इसमें हुई अभिक्रियाओं को। तो आओ पहले इस वाले अर्ध सेल की बात करते हैं। तो इस सेल पर होने वाली अर्ध सेल अभिक्रिया को हम लोग कैसे देखेंगे, हमने पहले Zn का जो रॉड है इसमें डाला, फिर वो कहाँ चला गया, सॉल्यूशन में जाकर क्या बन गया, Zn2+ बन गया। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने Zn लिया और वो क्या बन गया, Zn2+ बन गया। और भी तो एक चीज़ बना ना, जो कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, 2 इलेक्ट्रॉन में इसने छोड़ दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये अभिक्रिया हुई। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर तो यार नॉर्मल यहाँ पर चीज़ें चल रही थी, 2 इलेक्ट्रॉन आए तो CuSO4 जो था CuSO4 के साथ ब्रेकअप कर लिया, उसको धोखा दे दिया और बन गया 2+। और कहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ है, जाकर उसे चिपक गया। तो Cu2+ यहाँ पर क्या किया, CuSO4 2- के साथ ब्रेकअप किया और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर Cu बना लिया। ऑक्सीकरण और अपचयन, अगर एक मतलब ऐसे नॉर्मल बस समझ लो कि ऑक्सीकरण अपचयन नहीं पढ़ा है आपने 11th में या फिर उसके पहले 10th में, तो कोई बात नहीं, बस इतना समझ लो ऊपर से कि अगर नंबर जो होता है, या फिर चलो नंबर में इतना घटिया नहीं बताऊंगा, ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, ऑक्सीडेशन नंबर अगर वो बढ़ता है तो ऑक्सीकरण होता है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो अपचयन होता है। या फिर चलो वैसा ही बता देता हूँ कि अगर जो नंबर है, जो बस नंबर, अगर नंबर रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत नंबर जो बढ़ जाता है तो वहाँ पर हम कहेंगे कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण हुआ है। अगर नंबर घट जाता है, नंबर घट जाता है तो हम लोग कहेंगे कि उस अभिक्रिया के अंतर्गत अपचयन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखा जाए तो Zn के ऊपर कितना नंबर है, कुछ नंबर नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि Zn के ऊपर 0 नंबर है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। बाद में क्या हुआ, 2 हो गया, तो क्या हो गया, बढ़ गया, तो बढ़ने पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि इस वाले सेल में क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, ठीक है, ऑक्सीकरण। इस वाले अर्ध सेल में ऑक्सीकरण हुआ। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर 2+ से क्या हुआ, Cu का क्या हाल हुआ, 0 हो गया। तो 2+ से 0, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 0, पीछे आ गया, कम हो गया ना जी। तो जब कम हो गया, नंबर कम हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया,
तो हम लोग कहेंगे अपचयन हुआ है, यानी कि हम लोग यहाँ पर कहेंगे अपचयन, अपचयन हुआ। इस वाले अर्ध सेल में क्या हुआ? अपचयन हुआ। लो भैया, ये हो गया। इसके बाद एक और टर्म है, इस वाले सेल में ऑक्सीकरण हुआ, इसलिए इसको कहते हैं एनोड। अभी मैं ट्रिक बताऊंगा कैसे याद करना है, और इसको कहते हैं कैथोड। आप अगर एक याद कर लोगे तो ये तो याद ही हो जाएगा, है ना। अच्छा, एनोड कैथोड बहुत याद रखने वाली चीज़ है, तो बिल्कुल याद रखने वाली चीज़ है, आगे बहुत काम आने वाला है ये एनोड और कैथोड, इसलिए याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो भैया ये वाला जहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ वो एनोड हुआ, जहाँ पर अपचयन हुआ वो कैथोड हुआ। चलो, इसको ट्रिक से कैसे याद रखें? ट्रिक है इसको याद रखने की लोन। ओ भैया, ट्रिक है इसको याद रखने की लोन। ट्रिक ट्रिक है इसको याद रखने की लोन। ठीक है। एल से क्या है? एल से है लेफ्ट। ए से क्या है? ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण। ए से क्या है? एनोड। एन से क्या है? नेगेटिव। कैसा लिखूं मैं? नेगेटिव। ठीक है, तो ये ट्रिक समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको। अच्छा, तो ये हो गया लेफ्ट। लेफ्ट में क्या होगा? लोन, एल ओ। लेफ्ट में ऑक्सीडेशन, एल ओ। ए से लेफ्ट में क्या होगा? हम पूछेगा इस पूरे सेल में एनोड किधर है, तो लेफ्ट में है, क्योंकि उसमें ए आता है। एन का मतलब नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब कि यहाँ पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, और यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो जो चीज़ें होंगी उनका ठीक उल्टा इधर। यहाँ पर ऑक्सीडेशन, यहाँ रिडक्शन, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीकरण, यहाँ पर अपचयन। यहाँ पर एनोड तो यहाँ पर कैथोड, यहाँ पर लिखा है ना कैथोड। और क्या चीज़ें हैं? यहाँ पर नेगेटिव तो यहाँ पर पॉजिटिव। ये लेफ्ट है तो ये राइट है। चलो भाई, तो ये चीज़ें हो गई। अब हम लोग देखते हैं संयुक्त, एक प्रकार से छोटा सा एक रिएक्शन में लिख देता हूँ। रिएक्शन इस पूरे सेल का जो रिएक्शन है, मतलब ये जो सेल है, ये जो चीज़ मैंने रिएक्शन लिखी है, तो ये अर्ध सेल की अभिक्रिया है। ये भी क्या है? अर्ध सेल की अभिक्रिया है। अगर हमको लिखना होगा सेल अभिक्रिया, तो उसको कैसे लिखेंगे ये बताता हूँ। चलो भाई, तो अब देखते हैं सेल अभिक्रिया को। हम लोग के पास इधर एनोड की बात करें तो एनोड पर क्या अभिक्रिया हुई? Zn जो था वो Zn जो था वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, और Zn2+ बन गया क्या करके? 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके। और वही इलेक्ट्रॉन को ले लेता है Cu2+, और लेकर बन जाता है Cu। तो सेल अभिक्रिया क्या हो जाएगी? सेल अभिक्रिया हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ दो। जोड़ने पर क्या होगा? इस इलेक्ट्रॉन फिलेक्ट्रॉन को भाड़ में जाए, Zn लिखेंगे इधर, ये Cu2+, इधर का Zn, इधर का Cu2+, इधर साइड बाएं बाएं वाला टर्म बाएं बाएं, दाएं दाएं वाला दाएं दाएं। बाएं में ये, अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन लिख सकते थे, बट इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर खत्म हो जाएगा दोनों। तो यहाँ पर ये, और फिर ये इधर क्या है? Zn2+, नीचे क्या है? Cu। ये हो गया। एक और टर्म होता है जहाँ पर हम लोग इसका जो है स्टेट भी लिखते हैं। तो Zn किस स्टेट में है भैया? सॉलिड स्टेट में है। ये किस स्टेट में है? एक्वस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है ना। तो इसको एक्वस ही लिखो, ए। एक्वस मतलब जलीय। ये कहाँ पर है? ये जलीय स्टेट में है। क्यों? क्योंकि Zn2+ जल में है। अच्छा, Cu2+ कहाँ? ये भी जल में है। बट Cu जो यहाँ पर आ रहा है,
ये तो सॉलिड बन चुका है ना जी, तो ये होगा हमारे पास सॉलिड। ये हो गया हमारे पास सेल अभिक्रिया। परंतु अभी भी कहानी खत्म नहीं होती है, कहानी अब शुरू होती है सेल अभिक्रिया के अंतर्गत सेल निरूपण की। निरूपण ऐसे नहीं करते हैं, निरूपण करने के लिए हम लोग कुछ टर्म्स का यूज करते हैं। सेल निरूपण जब हम लोग करते हैं तो हम लोग यहाँ पर इधर साइड में जो है लिखते हैं एनोड को, इधर लिखते हैं कैथोड। ये नहीं लिखते हैं कि एनोड पर होने वाली अभिक्रिया के अंतर्गत जो हुआ उसको लिखेंगे, कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया के अंतर्गत जो हुआ उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो एनोड पर हम लोग को क्या होता है, एनोड पर होता है Zn, वो बन जाता है Zn2+। Cu पर होता है Cu2+, सॉरी कैथोड पर होता है Cu2+, और वो हो जाता है Cu। अच्छा, मैं समझ रहा हूँगा जो बहुत शुरुआत से कुछ ढंग से नहीं पढ़ा है उसको यहाँ पर इस चीज़ को करने में थोड़ा दिक्कत आ रहा होगा, मगर अगर तुमको ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना तो वीडियो को अगर आप एक दो बार और देख लोगे तो समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। चलो, निरूपण के अंतर्गत हम लोग ये देखते हैं ना, यहाँ से यहाँ गया तो बीच में डंडा लगा दो, यहाँ से यहाँ गया डंडा लगा दो, और यहाँ से यहाँ जाने पर लवण सेतु लगा रहे हैं ना जी, तो लवण सेतु के लिए हम लोग डंडा लगा देंगे, इसे दुष्ट डंडा। तो हम लोग कहेंगे कि जो एनोड पर अभिक्रिया हुई है वो ये अभिक्रिया हुई है, कैथोड पर हुई अभिक्रिया ये है। अच्छा, एक समय के लिए मान लो मैं तुमको कहता हूँ यहाँ पर n है, n से n+ हो रहा है, m प्लस से m हो रहा है। तो बताओ किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि इस वाली अभिक्रिया में, अच्छा ये तो हमारा कंफर्म हो गया, ये तो भैया इसमें बढ़िया से तुम गोला बना लो इसको, है ना, सेल निरूपण को। ठीक है कि यहाँ पर एनोड, यहाँ पर कैथोड। चलो, यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है, तो आप क्या जवाब दोगे। ऑक्सीकरण के लिए मैंने बनाया है जब नंबर बढ़े। नंबर किसका बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ जाने पर नंबर n का बढ़ रहा है, m से m यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर प्लस का मतलब +1 है, प्लस का मतलब +1, +1 से यहाँ पर 0 हो जा रहा है, कुछ नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 0 से 1 बढ़ रहा है, तो ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, n का। मैं पूछूंगा अपचयन किसका हो रहा है, अपचयन में क्या हम लोग देखते हैं, अपचयन में हम लोग देखते हैं किसका नंबर कम हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, +1 से 0 चला जा रहा है, मतलब नंबर कम हो रहा है। तो नंबर कम हो रहा है तो अपचयन किसका हो रहा है, m का हो रहा है। इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, ये जो टोटल चीज़ें बनी है ना, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये 0 से 2 में जा रहा है, तो Zn का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और यहाँ पर 2 से 0 में, तो Cu का यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। इस पूरी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। ये अभिक्रिया हो जाती है रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, चलो, तो रिडॉक्स अभिक्रिया समझ में नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, इसको बस कहते हैं ये रिडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण है। चलो भैया, ये हो गया। अब हम लोगों का गैल्वेनिक सेल, मैं ये कह सकता हूँ कि ये लगभग खत्म हो गया है। अगर ये बनाने को आ जाता है तो ये बना देना। बाकी अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलो भाई, इतना तो हमने सीख लिया कि डेनियल सेल यानी अच्छा, इसको डेनियल सेल भी वैसे कहते हैं, ठीक है, इसको गैल्वेनिक सेल तो कहते ही हैं, इसको डेनियल सेल भी कहते हैं। तो हमने ये पढ़ा कि भैया डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल कैसा होता है, किस तरीके से वर्क करता है। अब एक नए चीज़ को सीखते हैं। अच्छा, अभी हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो मेरे एग्ज़ाम में भी ये वाला टर्म, इसकी परिभाषा लिखने को आई थी, तो बढ़िया से इसको समझना, ठीक है, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम में भी आया था, हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में भी आ जाए। चलो भाई, तो हमने क्या किया था भैया, इस जो रॉड है इसको इसमें डाला, इस रॉड को हमने ZnSO4 के विलयन में डाला। अब हम लोग इस रॉड को रॉड नहीं कहेंगे, अब हम इस रॉड को कहेंगे इलेक्ट्रोड। थोड़ा बड़े आदमी बन जाएंगे हम लोग, रॉड वॉड नहीं कहेंगे हम लोग, छोटे मोटे लेवल नहीं है हम लोग का, हम लोग 12th है, हम लोग सीनियर हैं, तो हम लोग अब कहेंगे इसको इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये कौन सा है, ये हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रोड हो गया। अब
इलेक्ट्रोड मतलब हमने समझा था सलमान भाई, है ना। तो सलमान भाई क्या कर रहे हैं, अपने दो बच्चों को छोड़कर विलियन में चले जा रहे हैं, सॉल्यूशन में चले जा रहे हैं, Zn2+ बना ले रहे हैं, है ना। और पतले होते जा रहे हैं, सलमान खान पतले होते जा रहे हैं, और इधर ही पवन सिंह जो है ये मोटे होते जा रहे हैं, सीयू चाप चाप के। ठीक है, सलमान खान का पतला हो रहा है, पवन सिंह का मोटा हो रहा है। ठीक है, जब ये सलमान खान अपना निकाल रहे हैं तो दुष्ट बच्चे बच जा रहे हैं यहाँ पर, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होने के कारण इस वाले रॉड को हम लोग कह रहे हैं ऋणात्मक रॉड, यानी कि ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। अतः हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि इस पर जो है ऋणात्मक विभव है, ऋणात्मक विभव है। ठीक है, इस पर माइनस है तो हम लोग कहेंगे कि इस इलेक्ट्रोड पर ऋणात्मक विभव है। इस पर हम लोग क्या कह रहे हैं, इस पर हम लोग कह रहे हैं कि इस पर प्लस है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन आया इधर वो सब चाप लिया। ये जो Cu है, Cu2+ बन के इससे ब्रेकअप करके Cu2+ बन के दो इलेक्ट्रॉन लेके Cu बन गया और इस पर आके जमा होने लगा। तो इस पर जब पॉजिटिव आया तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये धनात्मक विभव है। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि ऑक्सीकरण या अपचयन की क्रिया होने के बाद ऑक्सीकरण चलो भैया, तो इलेक्ट्रोड विभव क्या है? इलेक्ट्रोड विभव है ऑक्सीकरण या अपचयन की क्रिया होने के बाद उत्पन्न जो विभव है वही इलेक्ट्रोड विभव है। ठीक है, बाकी अपना लिख लेना कि भैया इलेक्ट्रोड विभव क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव तो हो गया, बट अब एक और टर्म आता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। अगर ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, कर्मकांड जो भी यहाँ पर हो रहा है, वो कुछ स्पेशल चीज़ों में हो, स्पेशल जगह पर हो, तो हम लोग कहते हैं मानक, स्टैंडर्ड, है ना। तो जब ये चीज़ें जो हैं इसको हम लोग ऐसे जगह पर ले जाकर करें जहाँ पर पहला टर्म क्या हो, 1 ATM का दाब हो, मतलब जो आसपास का दाब लगा रहा है वातावरण वो 1 ATM हो। दूसरा टर्म क्या है, अच्छा मैं क्या बता रहा हूँ अभी, मैं ये बता रहा हूँ कि भैया इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव कब बनेगा? कब बनेगा? जब वो 3 कंडीशन को फॉलो करेगा। पहला कंडीशन तो है कि जब ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें कहाँ पर हों, 1 ATM दाब पर हों, 1 ATM दाब पर हों। दूसरा, टेम्परेचर जब 25 डिग्री सेल्सियस हो, या 298 डिग्री, सॉरी 298 केल्विन ताप, अब ताप लिख रहा हूँ भाई मैं, ताप। पहला कंडीशन 1 ATM दाब, दूसरा कंडीशन 298 केल्विन ताप, टेम्परेचर, और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सांद्रता, 1 मोलल सांद्रता। जब जो पूरा रिएक्शन वगैरह है वो 1 मोलल सांद्रता पर हो, 25 डिग्री टेम्परेचर पर हो और 1 ATM दाब पर हो, तब हम लोग ये जो रॉड है इसका विभव निकालेंगे तो उसको कहेंगे मानक, ऋणात्मक विभव नहीं, ऑक्सीकरण, क्योंकि इस पर ऑक्सीकरण हो रहा है ना जी, ऑक्सीकरण विभव। ठीक है, मानक ऑक्सीकरण विभव। और यहाँ पर क्या कहेंगे, मानक अपचयन विभव। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अपचयन हो रहा है। कैसे पता कि अपचयन हो रहा है? क्योंकि हमने एक ट्रिक याद किया था, LONE, एल से लेफ्ट, लेफ्ट में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। लोन हमने पढ़ा था, LOAN पढ़ा था। ठीक है, LOAN। चलो भैया, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन पर क्या होगा, एनोड होगा, एनोड पर क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। चलो भाई, ये हो गया। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, 1 ATM दाब, 25 डिग्री ताप, 1 मोलर सांद्रता।
और इसको हम लोग मतलब डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट हम लोग करते हैं, डिनोट करते हैं ई नॉट से। ई नॉट सेल, अच्छा ई नॉट सेल नहीं कहेंगे इसको, ई नॉट सेल नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पर मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात हुई है, इस एक इलेक्ट्रोड, ये पूरे सेल की बात नहीं हुई है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ई इलेक्ट्रोड। चलो भैया ई नॉट इलेक्ट्रोड हो गया। चलो भैया अब देखते हैं ई दूठो जो लौंडे बैठे हैं, मानक ऑक्सीकरण विभव और मानक अपचयन विभव, इसको देखते हैं। ठीक है चलो, तो क्योंकि मानक लगा हुआ है इसका मतलब ये तीन कंडीशन तो फॉलो होगी ही होगी। ठीक है, और ऑक्सीकरण विभव का मतलब तो बता ही दिया है कि इलेक्ट्रोड पर जो विभव होगा अगर ऋणात्मक है तो ऋणात्मक है तो ऋणात्मक विभव, और ऋणात्मक को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं, है ना, लोन वाले ट्रिक से। ठीक है, तो इस पर क्या है, ऋणात्मक है, इस पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण हुआ इस पर तो क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण विभव कहेंगे। और क्योंकि ये इस चीज़ों को, ये तीन टर्म को ये फॉलो कर रहा है, इसलिए हम इसको मानक ऑक्सीकरण विभव कहेंगे। इसका मतलब इसको मतलब डिनोट इस तरह से करेंगे कि भैया ई नॉट, ऑक्सीकरण का मतलब नंबर बढ़ रहा है, मतलब कि m था फिर हो गया m प्लस, है ना, बस यही जानने वाली बात है। और इसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा नंबर भैया, m प्लस था m हो गया। ले भाई m क्या है, m बस सिर्फ बना दिए अपने मन ना भैया कि मान लो कि किसी यहाँ पर कोई होगा कुछ Zn या Cu ऐसा कुछ होगा। ठीक है, अब आते हैं एक और टर्म पर। हमने ये जाना कि ये जो राड है यानी कि जो इलेक्ट्रोड है इस पर क्या विभव होगा, और हमने ये जाना कि इस पर क्या विभव होगा। इस वाले विभव को कहेंगे ऋणात्मक विभव, इसको कहेंगे धनात्मक विभव। अगर ये एक एटीएम दाब पर हो, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर हो, और सांद्रता इस विलयन, इस पर जो यहाँ पर सिस्टम चल रहा है इसकी जो सांद्रता है वो 1 मोलर हो, मोलर हो, है ना, 1 मोलर, इसको क्या पढ़ते हैं, 1 मोलर पढ़ेंगे, मोलर, रॉ 1 मोलर हो, तो ये जो सिस्टम यहाँ पर हो रहा है इसको ऋणात्मक विभव नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे मानक ऑक्सीकरण विभव। ठीक है, और इस तरह से इसको दर्शाया जाता है। मगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये माइनस वाला यहाँ पर इलेक्ट्रोड है विभव, इसका कुछ अलग विभव है, इसका कुछ अलग विभव है, पोटेंशियल है। इन दोनों को अगर घटा दिया जाए तो क्या मिलेगा, तो हम लोगों को मिलता है सेल विभव। इस पूरे सेल का विभव निकालना है तो इसको और इसको घटाओ, सेल विभव इस वाले इलेक्ट्रोड और इस वाले इलेक्ट्रोड के जो विभव है उसका अंतर होता है, सेल विभव। तो सेल विभव को ई नॉट सेल से दिखाते हैं, दर्शाते हैं, ई सेल से, ई सेल। और वहीं अगर मानक सेल विभव की बात की जाए तो ई नॉट सेल हो जाएगा, है ना, ऊपर नॉट लग जाता है, देख रहे हो ना, यहाँ पर मानक वाले में क्या हुआ है, नॉट लग गया है। और केवल इलेक्ट्रोड विभव की बात करते तो वो होता ई, ई इलेक्ट्रोड लिख देना। ठीक है, चलो भैया, तो सेल विभव क्या है, तो भैया सेल विभव है, सेल विभव जो है वो ऑक्सीकरण विभव, है ना, मानक ऑक्सीकरण विभव हमने देखा था ना, उसी वाला सिस्टम यहाँ पर मैं चला रहा हूँ कि सेल विभव क्या है, ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव का अंतर। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि दोनों अर्ध सेलों के बीच का अंतर, अर्ध सेलों के विभवों का अंतर, दोनों अर्ध सेलों
अर्धसेलों के विभव का अंतर, दोनों अर्धसेलों के विभव का अंतर। चलो भाई, अधिक विभव किसका होता है? ये प्लस है ना जी, तो प्लस बड़ा होता है कि माइनस बड़ा होता है? प्लस बड़ा होता है। इस पर क्या हो रहा है? कैथोड। तो ई कैथोड जो होता है उसमें से घटा देंगे ई एनोड, तो हमारे पास मिल जाता है सेल विभव। ठीक है। और वहीं अगर हम लोग मानक की बात करें, मानक अवस्था में यानी कि ये तीन टर्म हमारे फॉलो हों, तो हम लोग लिख देते हैं ई नॉट सेल। और यही सबसे इंपॉर्टेंट टर्म हमारा निकल कर आता है, जिससे बहुत सारे आपके न्यूमेरिकल्स हर साल पूछे जाते हैं, ईएमएफ। ई सेल को ईएमएफ भी कहते हैं, और इसका जो सूत्र होता है वो होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यार, मतलब मैं कितना इंपॉर्टेंट बताऊं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल मैं अगली वीडियो में करा दूंगा, मगर अभी तक के लिए आपको ये याद रखना है भैया कि ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट। इस पूरे में जो भी बताया मैंने, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है, बस इस सूत्र को रट लो तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया, चलो भाई, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नर्स समीकरण। नर्स समीकरण की बात की जाए तो एग्जाम में हो सकता है कि आपसे ये बस इक्वेशन जो मैं भी इसके अंतर्गत बताऊंगा वही बस आपसे 2 नंबर में पूछ लिया जाए, या फिर हो सकता है कि आपसे 2 नंबर का या फिर 3 नंबर का, हालांकि 3 नंबर का आता है, 3 नंबर का एक पूरा न्यूमेरिकल इस पर आ जाए, है ना, आंकिक प्रश्न कि ऐसे ऐसे वैल्यूज दी हुई है, अब इसका ये निकालो। तो नर्स समीकरण का परिभाषा भी आपको, मतलब इसका जो इक्वेशन है वो भी आपको रटना पड़ेगा बढ़िया से, और इसके अंतर्गत क्वेश्चन भी आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि नर्स समीकरण होता क्या है ना। तो आओ भैया देखते हैं नर्स समीकरण। उसके पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि भैया समीकरण क्या होता है। तो समीकरण हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर यहाँ पर कुछ लिखा है, यहाँ पर कुछ लिखा है, और इसके बीच में हम लोग बराबर का निशान लगा देते हैं, तो ये हमारा कहलाता है समीकरण। क्या ये एक समीकरण है? यहाँ पर कुछ लिखा है और यहाँ पर कुछ लिखा है और इसके पीछे बराबर का निशान भी लगा हुआ है, तो बिल्कुल ये एक समीकरण है। और हम ये कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का संबंध है इसके और इसके बीच में, है ना, दोनों के बीच में एक प्रकार का संबंध है। हमने यहाँ पर देखा है ई नॉट सेल को निकालना, है ना, हमने यहाँ पर देखा है ई नॉट सेल को निकालना, बट जब हम लोग से कहा जाए कि आप ई सेल निकालिए, ई नॉट सेल का मतलब मानक सेल विभव, और ई सेल का मतलब केवल सेल विभव, है ना, मतलब मानक नहीं कहेंगे वहाँ पर हम लोग अगर पूछा जाए ये क्या है, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू, मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब ई नॉट सेल को हम लोग कहेंगे मानक सेल विभव, मानक सेल विभव कहेंगे। और ये तो भैया इंपॉर्टेंट, महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे न्यूमेरिकल गजब पूछता है, खतरनाक पूछता है। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि ई सेल निकालना हो तो क्या करोगे, तो ई सेल के लिए हमारे नर्स भैया आते हैं, एक तो इक्वेशन दे देते हैं, और हम लोग केमिस्ट्री में एक बोझ दे के चले जाते हैं कि हम लोग को पढ़ना पड़ेगा नर्स इक्वेशन। चलो भैया, तो इसको क्या कहते हैं भैया? सेल विभव, सेल विभव। ठीक है, पहले ही बता देता हूँ कि नर्स समीकरण में हम लोग जो इक्वेशन, इस तरीके की इक्वेशन कुछ बनेगी, है ना, इसे बराबर रहेगा, इधर कुछ रहेगा इधर कुछ रहेगा, ऐसा कुछ मैं यहाँ पर लिखूंगा, और लिखने के बाद हम इसकी एक छोटी सी इसके बारे में एक लाइन लिख देंगे, ताकि अगर क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर में तो आप उसको अच्छे से लिख सको। तो पहले मैं नर्स इक्वेशन लिख देता हूँ। नर्स इक्वेशन में लिखता हूँ, मैं यहाँ पर नर्स इक्वेशन, ये थोड़ा बढ़िया लग रहा था इसलिए मैं रखा हूँ अभी तक, खैर अब इसको मिटाना पड़ेगा मुझको, है ना। चलो भैया, इसको मिटाता हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा था देखने में मुझको, खैर छोड़ो मिटाता हूँ इसको मैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं नर्स इक्वेशन को, कि नर्स इक्वेशन आखिर दिखती कैसी है। नर्स इक्वेशन एक लंबा चौड़ा इक्वेशन है जहाँ पर हम लोग देखते हैं ई सेल बराबर होता है ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई
बाई NF लॉग माइनस में ऐसे लिखता हूँ ताकि बढ़िया से देखने में लग रहा है बढ़िया ना यार, ठीक है। लॉग एनोड बटे कैथोड। अच्छा ये चीज़ क्या है, इसको सांद्रता कहते हैं ना, इस डब्बा में लिखा है मतलब एनोड की सांद्रता, कैथोड की सांद्रता। ठीक है, चलो भैया, ये है हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन। अब इससे हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये इसके और इसके बीच में, इतने सारी चीज़ों के बीच में एक रिलेशन है। तो नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर अगर हमको एक लाइन लिखनी हो तो हम ये लिख सकते हैं कि नर्स्ट इक्वेशन यानी कि यह जो है इसके, इसका मतलब कि ये, इसका मतलब कि ये सेल विभव, यह सेल विभव और यह सेल विभव और ये क्या है, मानक सेल विभव, मानक सेल विभव और ये T क्या है, ये तापमान है, और ये R है गैस नियतांक, है ना। अभी मैं इसको लिखूंगा नीचे, बट अभी के लिए बस ओरली बता रहा हूँ कि ये हमारे पास क्या है, सेल विभव, ये मानक सेल विभव क्योंकि यहाँ पर नॉट लगा हुआ है, ये है गैस नियतांक, ये तापमान। गैस नियतांक में तो नवों में नियतांक है ना, तो नियतांक से हम लोग परिभाषा में नियतांक हम लोग नहीं लिखेंगे, है ना, बट तापमान यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्योंकि तापमान हम यहाँ पर नियत अभी नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पर यह सेल विभव, मानक सेल विभव, तापमान, उसके बाद नीचे आता है फैराडे कांस्टेंट, फैराडे का नियतांक, ठीक है। फैराडे का नियतांक, इसका वैल्यू होता है 96500। इतना लंबा आपको याद रखना पड़ेगा, ये है ना, ये टर्म आपको याद रखना पड़ेगा। हालांकि अभी नीचे मैं इसको लिखूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एन होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ तापमान, और एक और चीज बचा, ये सांद्रताएं, एनोड और कैथोड की सांद्रता। तो एनोड कैथोड सांद्रता तो लंबा कहाँ बना लिखे, हम लोग सीधे लिखेंगे सांद्रता, है ना, इलेक्ट्रॉन संख्या व सांद्रता के मध्य संबंध है, के मध्य है, ठीक है। तो भैया हमने इसके 2 लाइन इस पर लिख दिया, अगर एग्जाम में आता है तो हम यही लिख कर आएंगे कि भैया इसी को याद कर लेंगे, इसी पर लिख लेंगे भैया कि ये सेल विभव, मानक सेल विभव, तापमान, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और या फिर यहाँ पर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिख सकते हैं, है ना। जैसे कि हमने जर्डन, सलमान खान 2 बजे छोड़ गया था ना, इलेक्ट्रॉन टूटे इलेक्ट्रॉन, इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की बात हो रही है। यहाँ पर अगर एन को लिखना हो तो एन को 2 लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, है ना। और जनरली हम लोग एन इस मान के चलो कि एन, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पर लगभग हम मान के चलते हैं कि 90% क्वेश्चंस में जो एन हम लोग का रहेगा वो 2 ही रहेगा, है ना। 1-2 क्वेश्चंस होंगे जो थोड़े ट्रिकी होंगे, तो वहाँ पर एन का संख्या 1 या 3 ऐसा कुछ हो सकता है। बट अभी के लिए हमने जो एग्जाम्पल गैल्वेनिक सेल वाला देखा था वहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण पढ़ा है। तो एन का मान गैल्वेनिक सेल के लिए कितना है, 2 है, क्योंकि वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है। तो ये हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन का जो है परिभाषा हो गया। उसके बाद हम लोग को ये मिला एक नर्स्ट इक्वेशन, ये रहा हमारा नर्स्ट इक्वेशन। इसको मैं मिटा देता हूँ, गंदा लग रहा है, सुंदर लगना चाहिए देखने में। अच्छा ये क्या है, ये बस मैं ऐसे लिखा हूँ, ठीक है, ये किसी काम का नहीं है, ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये बस लिखा हूँ ताकि आपको याद रहे क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा, है ना। तो ये हमारे पास रहा नर्स्ट इक्वेशन, बट ये आपके किसी काम का नहीं है, तो क्वेश्चन में ये काम नहीं आएगा, क्योंकि जो आर है ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, आर की कुछ वैल्यू होती है और एफ की भी कुछ वैल्यू होती है। और अभी के लिए हम लोग टी को भी कांस्टेंट मानकर चलेंगे, और इन तीनों को भाग देकर गुणा उड़ा कर एक वैल्यू निकालते हैं, उस वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे, और वो वाला सूत्र याद रखेंगे, वो ये याद रखेंगे, वो भी याद रखेंगे, मतलब कि हम लोग नर्स्ट इक्वेशन के अंतर्गत 2 सूत्रों को याद रखेंगे। तो नया वाला सूत्र जो आता है, इसका वैल्यू रखने के बाद नहीं समझ में आ रहा है, 2 इक्वेशन लिखता हूँ, वो दोनों कॉपी में लिख लो और उसको याद कर लो, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। अभी तक कुछ समझ में नहीं आया, कुछ मत करो, इसको याद कर लो और इसको याद कर लो जो मैं लिखने वाला हूँ अभी, है ना, आपके एग्जाम में वो काम आएगा। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन में एन लॉग एनोड, आप हिंदी में लिख लो एनोड,
मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आपको इंग्लिश नहीं पसंद, आप हिंदी में लिख सकते हो। कैथोड, है ना। चलो भाई, है ना। नेक्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला, ये हमारे पास क्या है भैया, इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो माथा पच्ची समझ में नहीं आया, आप इसको याद कर लो। अब क्या है भैया, ये तो हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन में हमने क्या सीखा, ये एक समीकरण सीखा बस, और कुछ बहुत माथा पच्ची नहीं। डीप में पढ़ने जाओगे तो फिर ये इक्वेशन कैसे बना, ये वो देखना पड़ेगा। नेक्स्ट इक्वेशन स्थापित कैसे करें, ये करें वो करें, तो बस इतना परेशान की जरूरत नहीं है। इतना इसको याद रखोगे तो संभावना है कि एग्जाम में क्वेश्चन आपका बन ही जाने वाला है। इसके बाद एक और टर्म आता है जिसका नाम है गिब्ज ऊर्जा। गिब्ज ऊर्जा, गिब्ज एनर्जी। इसको अगर बात की जाए तो इससे आपको न्यूमेरिकल गजब आएंगे, है ना। एग्जाम में इससे संबंधित आपको कह देगा कि गिब्ज ऊर्जा निकालिए, गिब्ज ऊर्जा निकालिए, गजब क्वेश्चन पूछता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास बन जाता है, गिब्ज ऊर्जा, है ना। तो गिब्ज ऊर्जा का आपको केवल एक फार्मूला मैं बता देता हूँ, जैसे कि मैंने नेक्स्ट इक्वेशन का फार्मूला बताया उस तरीके से मैं आपको गिब्ज ऊर्जा का एक फार्मूला बता दूंगा और आपको उसको रट लेना है। अबे सालो शर्म कर लो। गिब्ज ऊर्जा मतलब कि जी, ये बराबर होता है माइनस का एन, एन एफ लिख दो। लो भैया एन एफ। अच्छा, इसका कुछ ट्रिक भी शायद हम लिख सकते हैं। हाँ, नेफ, नेफ, गिब्ज ऊर्जा इज इक्वल टू नेफ। एक ट्रिक है इसका, नेफ, है ना। नेफ, नेफ यानी कि ई, और ये रहा एफ। ई क्या है, ये ई नॉट सेल है, ठीक है, ई नॉट सेल। लो भाई बन गया। एन फिर वही है, स्थानांतरण इलेक्ट्रॉनों की संख्या। लो भाई, ये हमारे पास गिब्ज ऊर्जा का एक फॉर्मूला आ गया। बट ये तो आपको याद रखना ही है। बट अगर आपसे कोई ये पूछ देता है कि गिब्ज ऊर्जा का फॉर्मूला तो है, गलती से अगर आपको ये लिखने को आ जाए कि इसका परिभाषा लिखिए, तो परिभाषा मेरे हिसाब से एक नंबर में आ सकता है या 2 नंबर में आ सकता है ना। तो इसका परिभाषा हम लोग ये लिखते हैं कि किसी सेल द्वारा अधिकतम कार्य पर निकाली गई जो ऊर्जा होती है उसी को हम लोग गिब्ज ऊर्जा कहते हैं। लिख देता हूँ मैं, आप भी लिख लो, अगर आ जाता है तो लिख देना एग्जाम में, क्योंकि यार समय तो देखो बहुत ही कम है। आपको हिंदी भी पढ़ना होगा, इंग्लिश भी पढ़ना होगा, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पांचों अंत तक आते आते पांचों तो किसी का तैयार नहीं रहता है ना। पांचों किसी का तैयार नहीं रहता है, बस सब कोई तुक्के तुक्के में मार के जाता है, समझ रहे हो, समझ रहे हो। और लिख कर आ जाता है। हो सकता है कि आपका मैथ बहुत स्ट्रांग हो तो फिजिक्स डाउन चला जाए, या फिर दोनों स्ट्रांग हो तो केमिस्ट्री डाउन चला जाए, और तीनों स्ट्रांग हो तो हिंदी और इंग्लिश आपको अच्छे सबक सिखा देता है। ठीक है, तो चलो ठीक है, देखता रहेंगे। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि यार इंपॉर्टेंट टॉपिक को ध्यान दे लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जिसको टॉपर बनना है वो तो टॉपर बनेगा ही, है ना। हम लोग तो यार, तुम लोग यार बैक बेंचर्स टाइप। खैर छोड़ो, बात नहीं करते हैं इस विषय में। किसी सेल द्वारा अधिकतम कार्य पर, किसी सेल द्वारा किसी सेल द्वारा अधिकतम कार्य पर निकाली गई ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा को ही हम लोग गिब्ज ऊर्जा कहते हैं, ऐसा लिख सकते हो तुम लोग। और ये रहा इसका फॉर्मूला, ठीक है। हमने 2 चीज़ें पढ़ी, इस बोर्ड पर मैंने 2 फार्मूला लिखे हैं, बस उसको याद करना है, बाकी नहीं भी याद होता तो ठीक चलेगा। अरे यार ये गिर जा रहा है बार बार। चलो भैया, ई सेल का फार्मूला हाई याद रखो, एक तो ई याद रखो। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रतिरोध। प्रतिरोध टॉपिक को हम लोगों ने क्लास 10th में, 11th में, हर जगह पढ़ा है। बट एक बार और देखो बता देता हूँ मैं कि प्रतिरोध क्या होता है। तो प्रतिरोध की अगर बात करें तो हम लोग, मैं पहले एक वीडियो दिखाता हूँ आप लोगों को। इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि एक रेड कलर का जो आदमी है वो एक रस्सी लेकर, एक जो पाइप टाइप है, इस पाइप को पकड़े हुए है, और वो उसको मतलब रस्सी से बांध दिया है उस पाइप को। और वो किसको जाने से रोक रहा है, वो जाने से रोक रहा है कुछ वो ऑरेंज कलर वाले आदमियों को। और उसको धक्का कौन दे रहा है, वोल्टेज, यानी कि ग्रीन वाला जो आदमी है। तो ग्रीन वाला आदमी धक्का दे रहा है, यानी कि वोल्टेज क्या होता है, आपके करंट को आगे पुश करता है ना। और रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या कर रहा है, करंट को रोकने की कोशिश कर रहा है, उसके बाधा आ रहा है,
उसको बहने का विरोध कर रहा है ना जी। देख सकते हो ना यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो तार को पतला कर दिया है। पतला करने से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको फ्लो होने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। अब जैसे आप देख रहे हो कि ये अपने जो रस्सी है उसको ढीला करता है, यानी कि प्रतिरोध को कम कर देता है। पहले क्या था, प्रतिरोध ज़्यादा लगा रहा था, मतलब कि उसको ज़्यादा रोक रहा था। अब क्या कर रहा है, अब कम रोक रहा है। तो कम रोक रहा है तो जो करंट है, यानी कि जो ऑरेंज वाले आदमी हैं वो काफ़ी आसानी से उसमें से निकल जा रहे हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि प्रतिरोध जो है वो एक प्रकार का गुण है, कि यह एक गुण है जो विद्युत धारा के बहने का विरोध करता है। ये क्या है, यह एक गुण है, क्या यह एक गुण है जो विद्युत धारा के बहने का विरोध करता है। ठीक है, इसका जो मात्रक है वो होता है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं सब मात्रक वगैरह क्या होता है। मात्रक इसका ओम होता है ना। प्रतिरोध का मात्रक ओम। चलो भाई, इसको लिखते कैसे हैं, ऐसे करके, और इसको कैसे लिखते हैं, आर। ठीक है, प्रतिरोध यानी कि आर, ये गुण है जो विद्युत धारा के बहने का विरोध करता है, जैसे कि हमने इमेज में भी इसको देख लिया है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है, यानी कि कौन सी चीज है दुनिया में जो सबसे कम विरोध करती है विद्युत धारा का, मतलब विद्युत धारा उसमें से प्रवाहित होती है तो वो बहुत ही कम रोकती है। तो सबसे जो कम प्रतिरोध होता है वो हमारे चांदी का होता है ना। ये भी हम लोगों ने 10th में पढ़ा था कि भैया सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है। सबसे कम प्रतिरोध ऐसे लिख देता हूँ, लेस आर होता है किसका, चांदी का। ठीक है, और अब चांदी का कम होता है प्रतिरोध, है ना, लोहे का चांदी से ज़्यादा होता है। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं ना भैया कि इसका कम है, तो कितना कम है ये बताओ, इसकी प्रतिरोधकता कितनी है, लोहे की प्रतिरोधकता कितनी है ना। तो कुछ ना कुछ प्रतिरोधकता, मतलब उसका कुछ आर का वैल्यू होगा, है ना। तो एक टर्म यहाँ पर आता है कि प्रतिरोधकता की जो क्षमता है वो कितनी। तो प्रतिरोधकता की क्षमता को दिखाने के लिए, प्रतिरोध की क्षमता को दिखाने के लिए हम लोग प्रतिरोधकता का यूज करते हैं। ठीक है, मेरे बात को थोड़ा ध्यान समझना भैया। प्रतिरोधकता, प्रतिरोध की क्षमता को दिखाने के लिए प्रतिरोधकता यानी कि रो आता है ना, रो से, है ना। और प्रतिरोध की एक परिभाषा हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसको कहते हैं रो इंटू एल बाई ए। ठीक है, रो इंटू एल बाई ए। एक और इम्पोर्टेंट टर्म हम लोग यहीं पर देख लेने वाले हैं, सेल स्थिरांक को। इसी में ना ये जो एल बाई ए है ना, इसको कहते हैं सेल स्थिरांक। ठीक है, सेल स्थिरांक, ये भी क्वेश्चन आता है, सेल स्थिरांक निकालिए न्यूमेरिकल्स वगैरह में, है ना। तो न्यूमेरिकल्स वगैरह इससे हो जाएंगे। सेल स्थिरांक बराबर क्या हो जाएगा, सेल स्थिरांक एक कंप्लीट एल बाई ए को ही कहते हैं, है ना। एल बाई ए इज इक्वल टू होता है, इसको कहते हैं सेल स्थिरांक। ठीक है, तो सेल स्थिरांक इसको इधर आने जाए, इसको इधर भेज दें, ये गुणे में है तो उसको भाग में भेज दें, ये हो जाएगा आर बाई रो। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस कंप्लीट को सेल स्थिरांक कहते हैं, केवल एल या ए को नहीं कहते हैं। इस पूरे कंप्लीट का जो वैल्यू आएगा वो होगा हमारे पास सेल स्थिरांक। ठीक है, अच्छा, एल क्या है, लंबाई है, ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, रो तो हमने बता दिया प्रतिरोधकता है। अब हम लोग देखने वाले हैं चालकत्व को। ठीक है, चालकत्व क्या होता है भैया, इसको मैं सीधा लाइन खींच देता हूँ यार। चलो भाई, इसका ठीक उल्टा होता है चालकत्व। प्रतिरोध मतलब एक प्रकार का विरोध, चालकत्व मतलब आराम से चलने दे उसको, कहे कि तुम चलो ससुर का नाती जो है। तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं चालकत्व होता है प्रतिरोध का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम, प्रतिरोध का व्युत्क्रम। ठीक है,
प्रतिरोध का वितरण क्या होता है? चालकत्व। यानी कि हम लोग यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार से यह गुण है, चालकत्व वह गुण है हम लोग कह सकते हैं कि चालकत्व वह गुण है, वह गुण जो वैद्युत प्रवाह में सहजता प्रदान करे, आसानी से जो विद्युत प्रवाह होने दे, वह गुण है चालकत्व। अगर मान लो हमारे पास ये तार है, हम लोग कह रहे हैं कि इस तार का जो प्रतिरोध है वो ज़्यादा है, तो अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इसका प्रतिरोध ज़्यादा है, तो तुम कहोगे कि यानी कि जो तार है विद्युत के प्रवाह में बहुत रुकावट बहुत ज़्यादा देता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये तार जो है इसका चालकत्व ज़्यादा है, तो आप लोग ये कहोगे कि ये काफ़ी आसानी से विद्युत का प्रवाह अपने अंदर से होने देता है ना? चालकत्व ज़्यादा है तो आसानी से विद्युत प्रवाह होने देगा, मतलब कि चालकत्व ज़्यादा मतलब सहजता ज़्यादा, यानी कि विद्युत के प्रवाह की सहजता ज़्यादा, यानी कि विद्युत प्रवाह आसानी से होगा। चलो भाई, चालकत्व की बात करें, जिस प्रकार से प्रतिरोध को हम लोग R से लिखते हैं, चालकत्व को हम लोग G से लिखते हैं, और यहाँ पर G बराबर होता है 1/R, है ना? प्रतिरोध का उल्टा मतलब 1 प्रतिरोध, R का उल्टा मतलब 1/R, C का उल्टा मतलब 1/C। उल्टा करने की बात है ना। अच्छा, उल्टा मतलब समझ में नहीं आया होगा तो इस तरह से C को हम लोग क्या लिख सकते हैं? C/1 भी तो लिख सकते हैं। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1/C। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, फालतू बातें नहीं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं G के सूत्र को। R का मान क्या होता है भैया? R का मान यहाँ पर होता है ना, रो L अपॉन में A, तो ये हो गया रो L अपॉन में A, अपॉन में A ऊपर आ चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास G बराबर आ जाता है, G का फॉर्मूला हमारे पास आ गया A अपॉन में रो L। अभी भी दिक्कत है, ये जो रो है ना इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, जैसे कि A अपॉन में L तो है, ये हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं। और 1/रो होता है, कुछ होता है जो हमारी पूरी कहानी में खतरनाक रोल प्ले करने वाला है, उसको कहते हैं कप्पा। तो 1/रो होता है कप्पा, ऐसे लिखते हैं कप्पा A/L। यहाँ पर लिख देता हूँ कि भैया 1/रो इज इक्वल टू कप्पा, है ना? इसको पढ़ते क्या है? कप्पा। चलो भैया, तो अब फाइनली जो जी का आया है वो आया है, या फिर इसी को लिख देता हूँ फाइनली क्या, ये भी सूत्र और ये भी सूत्र, ये दोनों ही सूत्र आप तुमको एग्जाम में काम आ सकते हैं, है ना जी? तो ये लो, ये हो गया हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट सूत्र। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर मात्रक की बात की थी, तो यहाँ पर भी हम लोग मात्रक की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मात्रक था ओम, और यहाँ पर मात्रक क्या हो जाएगा? ये प्रतिरोध का उल्टा है, तो इसका मात्रक भी तो उल्टा ही हो जाएगा प्रतिरोध का। तो ओम का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/ओम, और 1/ओम को हम लिख सकते हैं ओम इनवर्स। इसका अन्य मात्रक भी हैं, बहुत मात्रक है यार, इसके पगला जाओगे सुन सुन। एक तो और उसको कहते हैं महो, है ना? महो। ओम का उल्टा 1/ओम महो, है ना? मोह, MHO, मोह। और एक और इसका मात्रक होता है जिसको कहते हैं साइमन, या फिर सीमेंज कहते हैं, है ना? साइमन इसको कहो, साइमन या सीमेंज, है ना? अलग अलग किताब में अलग लिखा है, साइमन इसको पढ़ते हैं अभी के लिए। तो इसके हमारे पास 1 2 3 मात्रक हमारे पास हो गए इसके, है ना? जिस प्रकार हमने यहाँ पर पढ़ा प्रतिरोध की जो क्षमता है वो प्रतिरोधकता से पता चलती है, उसी तरीके से चालकत्व की जो क्षमता है वो भी चालकता से पता चलती है ना? ता लगा देंगे, तो ता लगाया जाए यहाँ पर भी ता लगा देते हैं। यहाँ पर हम लोग प्रतिरोधकता लगाएंगे, तो प्रतिरोधकता, अरे सॉरी रे, चालकता,
चालकता का हो जाएगा, इसको रो लिख रहे थे। अच्छा देखो ना रे, आर के फॉर्मूला में ही तो प्रतिरोधकता यहाँ पर आ रहा है, प्रतिरोधकता यही ना है जी, ये जो रो है, तो इसके फॉर्मूला में तो इसका जो चालकता ये आएगा ना, तो इसके फॉर्मूला में तो 1/रो आ रहा है, यहाँ पे कप्पा आ रहा है। तो जिस प्रकार से प्रतिरोध के फॉर्मूला में प्रतिरोधकता आता है, उस तरीके से चालकत्व के फॉर्मूला में भी चालकता यानी कि ये कप्पा आता है। तो चालकता क्या हो गया, कप्पा, है ना, कप्पा हो गया हमारे पास चालकता। इसको लिख देता हूँ एक बार फिर से, कप्पा, ये क्या है, क्षमता। चलो भाई, तो हमने पढ़ लिया चालकत्व, हमने पढ़ लिया कप्पा, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पढ़ लिया हम लोगों ने। अभी एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं बता देता हूँ। टॉपिक क्या मतलब, इसका एक मात्रक को इस चीज़ को याद रख लो कि इसका मात्रक क्या होता है। चलो भाई, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा, कप्पा को हम लोग लिखते क्या है, कप्पा इज इक्वल टू 1/रो। तो अगर रो का हमको पता चल जाए तो उसी को इन्वर्स करके लिख देंगे, है ना, जैसे यहाँ पर इन्वर्स करके लिखे हैं 1/1 करके। तो हमारे पास रो का तो है ही नहीं है मात्रक, हमने यहाँ पर लिखाया ही नहीं, तो इसका मात्रक पहले निकालते हैं। इसका मात्रक हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका मात्रक निकालने के लिए हमको इसको इधर भेजना पड़ेगा, ठीक है। इसका इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा RA/L। तो रो का मात्रक क्या हो जाएगा, रो का मात्रक हमारे पास हो जाएगा R का ओम, ए का मीटर स्क्वायर, अपॉन में एल का होता है मीटर। ये हो जाएगा एम से एम गया, ओम मीटर, है ना, ओम मीटर। तो इसका क्या हो जाएगा, 1/ओम मीटर। तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, अरे यार सीधे लिखो ना, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। तो हमारे पास हो गया ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। चलो भाई, ये हो गया। परंतु 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 हम लोग ओम इनवर्स को क्या कहते हैं, महो भी तो कहते हैं। तो इसका एक और मात्रक क्या हो जाएगा, महो, मो इनवर्स, मो और मीटर इनवर्स, मो मीटर इनवर्स। और इसको साइमन भी तो कहते हैं, तो साइमन मीटर इनवर्स भी हम लोग कह सकते हैं। तो ये तीन हमको याद रखने हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम आएगा। चलो भाई, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोलर चालकता। मोलर चालकता को समझने के लिए हम लोगों को एक, मैं इस तरह समझाता हूँ कि हम लोगों ने एक मूवी देखी थी 3 इडियट्स करके, है ना। उसमें एक सीन था कि जो रैंचो रहता है, वो जो वहाँ का एक जो व्यक्ति रहता है, वो वहाँ पर आके पेशाब करता है, तो वो नीचे जो है चम्मच लगा देता है और उसमें से उसको बड़ा करंट लग जाता है, उस जो रहता है वो, है ना, तो उसको करंट लग जाता है ना। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो मूत्र होता है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक अच्छा सुचालक होता है ना। और मोलर चालकता भी हम लोग उसी तरीके से समझेंगे, जैसे कि अच्छा, जो यूरिन होता है वो विद्युत का प्रवाह आसानी से इसलिए करता है क्योंकि उसमें होता है बहुत अधिक मात्रा में लवण, लवण होता है, इसीलिए वो संचालन करता है विद्युत का। तो अगर हम लोग एक कंटेनर लें और उसमें एक लवण डाल दें, लवण मतलब लवण NaCl, NaCl को लवण कहते हैं, है ना। NaCl अगर हम लोग डाल देते हैं तो वो अंदर जाकर Na+ और Cl- में टूट जाता है ना। तो टूट जाने पर जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित कराई जाती है तो वो काफ़ी सहजता प्रदान करता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित करने में। और वही NaCl अगर हम लोग 1 मोल ले लें तो वो जितना सहजता प्रदान करेगा उसी की जो मात्रा होगी उसी को हम लोग कहते हैं मोलर चालकता। यानी कि इसका परिभाषा ये हो गया कि निश्चित आयतन के लिए, इसका परिभाषा हो जाएगा, मैं इधर ही लिख देता हूँ, यहाँ पर अट जाएगा वैसे।
तो भाई ये हो गया हमारा मोलर चालकता का परिभाषा। विलयन के निश्चित आयतन में वैद्युत अपघट्य के 1 मोल को मिलाने पर उसके आयनों द्वारा जो उपलब्ध चालकता है वही हम लोगों की होती है मोलर चालकता। ठीक है, इसका जो डेफिनेशन है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ इसके जो फॉर्मूला है वो तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, यार ये चल नहीं रहा है भाई। फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं ग्रीक लैम्डा, क्योंकि हम लोग कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। कहाँ गया, 1 मोल द्वारा उत्पन्न चालकता, तो इसको हम लोग कहते हैं मोलर चालकता। और यहाँ पर हम लोग को कंसंट्रेशन क्योंकि दिया होता है और हम लोग मोलर चालकता निकालते हैं तो ऊपर हम लिखते हैं C। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम लोग, प्रदर्शित करते हैं हिंदी में बोलो तो ऐसे। ठीक है, और ये बराबर होता है हमारे पास कप्पा इंटू 1000 अपॉन C। लो भाई, एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला हमारे पास आ गया। यहाँ पर C क्या है, C जो है ये हमारा है कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता। ये दी होगी क्वेश्चन में, कप्पा की वैल्यू चालकता आपको दी होगी और आपको ये निकालना होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया मोलर चालकता की कहानी। इससे संबंधित आपको न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं और इसकी परिभाषा भी आ सकती है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलो भैया, तो हमारा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कोलराउस का नियम, और ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलो भैया देखते हैं इसको क्या है। कि सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, अपना डब्बा लेते हैं, उस डब्बे में नमक डालते हैं NaCl। इस वाले जो परिभाषा है ना, इसके अंतर्गत एक इम्पोर्टेंट टर्म आएगा, इसको कहते हैं अनंत तनुता, है ना। एक टर्म आएगा, इसको कहते हैं अनंत तनुता। अनंत तनुता पर, अनंत तनुता, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है एक ऐसा घोल जिसमें विलय की जो मात्रा है वो एकदम 0 हो जाए, मतलब विलय की सांद्रता एकदम 0 हो जाए। नहीं समझ में आया? हमने इसमें NaCl को डाला पानी में, तो NaCl में से Na+ अलग हो गया और Cl- अलग हो गया। अब एक एटम तो डाला नहीं होगा हमने, है ना, सॉरी एक मॉलिक्यूल जो हमने डाला नहीं होगा NaCl का, हमने इसमें न जाने कितने लाखों करोड़ों डाले होंगे। तो लाखों करोड़ों इसमें जब डालेंगे तो लाखों करोड़ों NaCl अलग होंगे। तो जब ऐसी स्थिति, बेसिक में बता दो एकदम से, एकदम आसान भाषा में, तो जब सारे NaCl अलग अलग हो जाएं वो स्थिति कहलाती है अनंत तनुता। ठीक है, और कोलराउस का नियम क्या कहता है? कोलराउस का नियम ये कहता है कि अनंत तनुता पर जब वैद्युत अपघट्य को विलयन में हम लोग मिलाते हैं ना, और हम लोगों को अगर इसके लिए और इसके लिए एक मान पता हो तो हम लोग उन दोनों को जोड़कर कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया? फिर से बता देता हूँ कि देखो, NaCl हमने डाला अंदर, Na+, NaCl- प्लस में और माइनस में इसमें अलग अलग हो गया। अगर हम लोगों की इस NaCl Na+ में की ग्रीक लैम्डा m एट अनंत तनुता पर, अगर हमारे पास Na+ की अनंत तनुता पर मोलर चालकता पता है, अगर हमको अनंत तनुता पर मोलर चालकता पता है Na+ की, और हमको पता है अनंत तनुता पर मोलर चालकता Cl- की, जिसको कि हम लोग कह सकते हैं ऐसे, Cl यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख देते हैं Na+। तो हम लोगों को NaCl की मोलर चालकता पता चल जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग को ज्ञात करना है NaCl की मोलर कंडक्टिविटी एट अनंत तनुता, है ना, अनंत तनुता पर NaCl की मोलर कंडक्टिविटी अगर हमको पता करना है तो हम लोग क्या करेंगे, Na+ की कंडक्टिविटी और इसकी जो चालकता है उन दोनों को जोड़ देंगे। बस यही कहता है कोलराउस का नियम। नहीं समझ में आया, मैं जो लिखूंगा उसको अपने दिमाग में बैठा लेना, एग्जाम में लिख के आ जाना, मज़ा आ जाएगा। चलो भैया, अच्छा इसको मैं कैसे याद किया ना, कि मैं जब पढ़ रहा था तो मैंने इसको सूत्र से याद कर लिया।
मतलब जैसे नर समीकरण हमने सूत्र से याद किया था, सूत्र याद कर लो और परिभाषा बन जाएगी। तो यहाँ पर भी हम लोग पहले सूत्र लिखेंगे फिर परिभाषा लिखेंगे। सूत्र ये कहता है मोलर चालकता NaCl अनंत अनुता इज इक्वल टू अनंत अनुता पर Na+ की मोलर चालकता, और इसको थोड़ा छोटा लिखता हूँ, अनंत अनुता पर मोलर चालकता Cl- की। लो भैया, तो हम लोग यहाँ से कुछ निकाल सकते हैं। हम लोग ये कह सकते हैं ना कि अगर हमें विद्युत अपघट्य का अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उस विलयन में मौजूद धनायनों और ऋणायनों के अनंत अनुता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। नहीं समझ में आया? एक बार फिर से बताता हूँ। किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, सॉरी, अनंत अनुता पर लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके उस विलयन में मौजूद धनायनों और ऋणायनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, इसी को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। चलो भैया लिखता हूँ। तो भैया लिख दिया पूरा स्टेटमेंट कि अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके विलयन में मौजूद धनायनों व ऋणायनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। और ये रहा हमारे पास इसका फॉर्मूला। ठीक है, इस पर भी न्यूमेरिकल ला सकते हैं अगर आपका किस्मत अच्छा हुआ तो। ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हुआ। ठीक है, इस पर भी मैं इम्पोर्टेंट लगाना चाहूँगा। इन दोनों में इम्पोर्टेंट कौन है? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद करना ज़रूरी है। चलो भैया, इतना हो गया। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा बढ़िया से, है ना। अनंत तनुता पर NaCl की मोलर चालकता बराबर होती है Na+ के मोलर चालकता के Cl- के मोलर चालकता के। इसको बराबर ही कर देता हूँ मैं, रिएक्शन करा दोगे आप लोग। चलो भाई, ये हो गया हमारे पास एक और टर्म, इसको मैं डिलीट करता हूँ। चलो भैया, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हम लोग देखने वाले हैं कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग को। अनुप्रयोग मतलब कि इस नियम का उपयोग हम लोग अपने केमिस्ट्री में कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो ऐसा एग्ज़ाम में आ सकता है कि कोलराउस के नियम लिखिए और इसके अनुप्रयोग बताइए। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इसके अनुप्रयोग में भी ना कुछ फॉर्मूलेज वगैरह आते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो मैं बस इस पे लिखवा देता हूँ। अगर इस पे डीप में बताने चलूँगा तो फिर वो फालतू है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, है ना। तो बस मैं लिख देता हूँ कि इसके उपयोग होते क्या क्या हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट इसका ये है, इसका पहला इंपॉर्टेंट है कि हम इसका उपयोग दुर्बल वैद्युत अपघट्य के मोलर चालकता की गणना करने के लिए करते हैं। ठीक है, इसका पहला उपयोग क्या है? इसका पहला उपयोग है दुर्बल वैद्युत अपघट्य के मोलर चालकता की गणना के लिए। अच्छा, दुर्बल का मतलब दुर्बल वैद्युत अपघट्य और प्रबल वैद्युत अपघट्य क्या क्या होते हैं? तो भैया दुर्बल वैद्युत अपघट्य की बात करें तो मैं यहीं पर कहीं लिख देता हूँ, दुर्बल वैद्युत अपघट्य, दुर्बल अपघट्य और प्रबल वैद्युत अपघट्य। प्रबल वैद्युत अपघट्य की बात करें तो हमारे पास अगर NaCl हो जाए, है ना। अच्छा, वैद्युत अपघट्य होते क्या हैं? जो दो टुकड़े में टूट जाएं, है ना। जो भी चीज़ें दो टुकड़ों में, जो भी अणु परमाणु जो भी होते हैं जो दो टुकड़ों में टूट जाएं, उनको हम लोग कहते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य। ठीक है, चलो भैया, ये तो हो गया प्रबल वैद्युत अपघट्य। और कोई प्रबल वैद्युत अपघट्य जो दो टुकड़ों में टूट जाए, तो हम लोग भैया NaCl को ले सकते हैं, HCl आदि, और इसमें
CH3COH OH, CH3COOH और NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये दो जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स हैं दुर्बल के, और प्रबल के एग्जांपल्स हैं हमारे पास NaCl और HCl। ठीक है, ये यहाँ से मैं खींच देता हूँ लाइन ताकि अलग हो सके दोनों। चलो भैया, तो दुर्बल यानी कि इसके, अगर हमको इसका निकालना हो ना तो हम लोग निकाल सकते हैं, बट ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, बस इतना समझते हैं कि इसके लिए यूज भी होता है। इसको रट्टा मार लेना और क्या लिखा है जरा। हालांकि ये संभावना कम है कि अनुप्रयोग आपसे पूछ दे, बट फिर भी पढ़ लो, क्या दिक्कत है। दूसरा दूसरा जिसका अनुप्रयोग है वो है वियोजन की मात्रा की गणना के लिए, है ना, वियोजन की मात्रा की गणना और वियोजन स्थिरांक की गणना के लिए। वियोजन की मात्रा की गणना, वियोजन चलो भैया, तो इसके लिए एक सूत्र होता है, फिर इसके लिए भी एक सूत्र होता है। इन दोनों को मैं लिखवा देता हूं और ये टॉपिक खत्म करता हूं फटाक से। तो हम लोगों ने अभी तक ये देखा कि हमारे पास 3 कोलराउस के नियम होते हैं। पहला, दुर्बल वैद्युत अपघट्य के मोल क्षमता की गणना के लिए। दूसरा, वियोजन की मात्रा की गणना के लिए, वियोजन की मात्रा की गणना और वियोजन स्थिरांक की गणना के लिए। क्या वियोजन मात्रा होता है, क्या होता है, बस ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस फॉर्मूला एक बार देख लो, उतने में आपको काम आपका बन जाएगा। इज इक्वल टू, ये क्या है, अल्फा क्या है, वियोजन की मात्रा। ठीक है, ये बराबर होगा जो हमने पहले पढ़ा था वो, यानी कि ये जो हमने पहले पढ़ा था ये बटे ये, यानी कि लैम्डा सी लैम्डा एम। ये लो भैया, यानी कि किसी सांद्रता पर मोल लगता और किसी अनंत अनुता पर मोल लगता, इन दोनों को बटे कर देंगे तो हमारे पास वियोजन की मात्रा आ जाएगी। और वियोजन स्थिरांक की हम लोग गणना करना है तो वो बराबर होता है K इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर क्वेश्चन कभी नहीं आया तो जानने की जरूरत भी नहीं है, इस पर क्वेश्चन आया है इसलिए ध्यान रखना जरूरी है। तो चलो भाई, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है विद्युत अपघटनी सेल। इसके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो लगभग मान के चलो कि 50% संभावना है कि एग्जाम में आपके टपक जाए और ये कह दे आपको कि विद्युत अपघटनी सेल की परिभाषा या फिर सचित्र वर्णन करें, है ना, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आइए देखते हैं कि विद्युत अपघटनी सेल होता क्या है। इसके पहले हम लोगों ने, जब वीडियो की शुरुआत हुई तो हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं किस प्रकार से केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकते हैं, मतलब कि रासायनिक अभिक्रियाओं को कराकर विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया हुई थी हम लोग के गैल्वेनिक सेल में, है ना, रासायनिक अभिक्रिया हुई और उससे बल्ब जलने लगा था, है ना, ऐसे थोड़ा थोड़ा अगर याद हो तो बेहतर है। और उसके बाद हम लोगों ने एक और दूसरा टॉपिक देखा था जो कि हम लोग, मैंने कहा था कि आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसमें था कि हम लोग विद्युत ऊर्जा के द्वारा किसी रासायनिक अभिक्रिया को कराने वाले थे, है ना, उसी को हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो विद्युत अपघटनी सेल के अगर एग्जांपल्स की बात करें, जो इसमें आता है हम लोग का, जैसे इन्वर्टर की जो हम लोग की बैटरी होती है वो, उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो विद्युत अपघटनी सेल का उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या होता है भैया, बिजली जाती है उस बैटरी में, है ना, जो हमारी बिजली है घर की उसमें जाती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है और फिर जो है आगे का काम होता है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं विद्युत अपघटनी सेल को। सबसे पहले हम लोग वही अपना पुराना वाला काम करेंगे, इसमें हम लोग डाल देंगे NaCl और पानी, है ना, पहले हमने जल डाला और फिर NaCl डाल दिया। ये लो भैया, NaCl इसमें चला गया। इसके पहले मैंने बताया था कि जब हम लोग इसमें NaCl डालेंगे तो NaCl Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा पानी में जाने के बाद, क्योंकि वो होता है इलेक्ट्रोलाइट यानी कि विद्युत अपघट्य। ठीक है, तो हम लोग इसको NaCl और Na प्लस और Cl माइनस में तोड़ देंगे, Na प्लस Cl माइनस, ऐसे करोड़ों इसमें बहुत सारे पड़े हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग डालेंगे इसमें 2 डंडा, डंडा मतलब कि इलेक्ट्रोड डालेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग डाल देंगे 2 इलेक्ट्रोड, इसको मैं लगा लेता हूँ भैया। तो हमने यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रोड डाल दिया। अब मैं पूछूंगा आपसे एक प्रश्न, अगर उस प्रश्न का उत्तर आप दे देते हैं तो इसका मतलब मैं समझूंगा कि आप एक सही राह पर हैं। ये बताइए कि गैल्वेनिक सेल में लेफ्ट में क्या था, एनोड था या कैथोड था? सोचिए और बताइए, कमेंट कर। वैसे कमेंट तो ऑप्शन शायद मैंने बंद किया होगा इसमें, खैर।
अगर आप अभी ये नहीं सोच पा रहे हैं कि गैल्वेनिक सेल में जो हमने शुरुआत में सेल पढ़ा था उसके लेफ्ट में एनोड था या कैथोड था, तो मतलब आप बहुत दिक्कत में हैं, क्योंकि मैंने ट्रिक बताया था लोन का, LOAN, एल से लेफ्ट। लेफ्ट में क्या होता है? ऑक्सीडेशन। उस पर क्या होता है? एनोड। उस पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है ना, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर भी क्या होगा? लेफ्ट में हम लोग अगर देखा जाए तो ये लेफ्ट है, ये राइट है ना, ये बीच में हम लोग, तो ये लेफ्ट में क्या हो गया? इसको कहेंगे हम लोग एनोड। यहाँ पर है ना एनोड, ट्रिक से इसको कहेंगे एनोड। जब ये एनोड है तो राइट वाला हो जाएगा कैथोड। अब रुक जाओ, इसको तार से जोड़ तो दें हम लोग, इसको हम लोग तार से जोड़ देंगे ऐसे। बट तार से तो हम लोग पुराने वाले सेल में भी जोड़ रहे थे, इसमें कुछ नया करना पड़ेगा ना, इसमें बैटरी लगाना पड़ेगा। इसमें लगा देंगे हम लोग बैटरी। लो भैया, अब एक और प्रश्न पूछता हूँ, ये बताओ इस बैटरी में प्लस किधर है और माइनस किधर है? चलो भाई, अगर आपने ये सोचा है कि ये जो बड़ा वाला है इसको प्लस कहते हैं, छोटा वाले को माइनस कहते हैं, तो आप सही हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या सीखा? कंटेनर लिया, NaCl डाला, Na प्लस Cl माइनस टूट गया, 2 इलेक्ट्रोड डाला, लेफ्ट वाला एनोड, साइड वाला जो वाला कैथोड, बैटरी से जोड़ा, लंबा वाला जो है ये, लंबा वाला जो है ये प्लस, ये माइनस। अगर मान लो हमारे पास ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तो यहाँ पर कौन प्लस कौन माइनस? छोटा वाला माइनस, बड़ा वाला प्लस, ठीक है। ये हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलो, तो इतना काम तो हमारे पास हो गया, ठीक है। बट हम लोग लोन में क्या पढ़ते थे? लेफ्ट में ऑक्सीडेशन, एनोड, और लास्ट में नेगेटिव हम लोग पढ़ते थे। लेफ्ट में कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। बट यहाँ पर इसका उल्टा हो जाता है बस, ठीक है। यहाँ पर एनोड पर बनता है पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव करेक्ट है ना भाई, और इसके कैथोड पर बनता है नेगेटिव। मगर गैल्वेनिक में क्या होता था? गैल्वेनिक सेल में जब हम लोग ये 2 सेल लेते थे, यहाँ पर इलेक्ट्रोड डाला, यहाँ पर डाला, तो यहाँ पर सलमान खान अपने 2 बच्चों को छोड़कर भाग रहा था ना, और वो 2 बच्चे कौन थे? इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या आता था? इलेक्ट्रॉन, यानी कि माइनस यहाँ पर जा जाता था इधर साइड में, मगर यहाँ पर इधर एनोड पर प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। ये सबको पता हो जाएगा। यही एक अंतर है गैल्वेनिक सेल और एक क्या, मतलब बहुत सारे अंतर है, बट ये उन अंतरों में से एक अंतर है कि विद्युत अपघटनी सेल में एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। इतनी कहानी अब तक हम लोगों को समझ में आ गई, ठीक है। तो अब होगा क्या? ये जो प्लस है ये किससे चिपकना चाहेगा? माइनस वाले से, है ना। प्लस कहाँ अट्रैक्ट होता है? माइनस पे। तो ये जाएगा उड़कर, घूमते फिरते जाएगा यहाँ पर, और ये Cl माइनस है ये घूमते फिरते आएगा प्लस के पास, क्योंकि माइनस को प्लस से प्यार, प्लस को माइनस से प्यार है। तो ये जाके उधर चपकेगा, ये जाके इधर चपकेगा, ठीक है। इतना में कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब जब चिपकेगा ना, तो ये Na प्लस जब यहाँ पर जाएगा तो ये माइनस है, तो ये माइनस वाले से Na प्लस यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर Na बना लेगा। ये प्लस एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो प्लस, और ये एक इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज होता है, तो -1 +1 मिलकर खत्म हो जाएगा और 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये Cl माइनस जो है यहाँ पर आकर इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, और इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और सोडियम यहाँ पर जाकर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग एनोड और कैथोड पर होने वाली अभिक्रियाओं को लिखेंगे। फिर से बताओ, एनोड कौन सा है? ये एनोड पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। कैथोड पर क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एनोड पर अभिक्रिया, एनोड पर अभिक्रिया और कैथोड पर अभिक्रिया। चलो भाई फटाक से लिखते हैं एनोड पर कैथोड पर अभिक्रिया। चलो भाई, एनोड पर क्या हुआ पहले? एनोड एनोड ये रहा एनोड, ठीक है। Cl माइनस यहाँ पर आया, Cl माइनस आया, अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है ना उसको उसने त्याग दिया, इलेक्ट्रॉन्स को इसने त्याग दिया, अपने एक इलेक्ट्रॉन लेके बैठा था Cl, त्याग दिया। तो इलेक्ट्रॉन जब ये त्याग देगा तो बनेगा Cl। Cl क्यों बनेगा? इस पर एक माइनस का चार्ज था, इसको निकाल दिया इसने, तो बचा Cl ही ना जी। Cl -1 था और -1 को निकाल दिया तो Cl बचा, Cl लिख दिया वहां पर, ठीक है। बट क्या केवल Cl एग्जिस्ट करता है? नहीं, Cl2 एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पर Cl2 लिख देंगे और यहाँ पर 2 लिख देंगे, और यहाँ पर भी क्या कर देंगे? 2 लिख देंगे, है ना, बिकॉज बैलेंसिंग इज इंपॉर्टेंट, ओके। कैथोड पर क्या होता है? ये रहा हमारा कैथोड। कैथोड पर Na प्लस जा रहा है
और 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे रहा, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, क्योंकि इस पर माइनस का चार्ज है ना जी। इसने इलेक्ट्रॉन को, अरे ससुर का नाती जो है, रिएक्शन गलत लिख दिए हैं, समझे सही, रिएक्शन गलत लिख दिए हैं। 2Cl माइनस तो इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है ना जी, तो 2Cl माइनस क्या कर रहा है, सॉरी यार थोड़ा कॉल आ गया था। चलो भाई, तो एनोड पर क्या हो रहा है, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया यहाँ पर। अच्छा, मैं अगर ये लिख रहा हूँ कि Cl माइनस 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है। अगर मैं लिखूंगा Cl माइनस ऐसे, इसका मतलब कि अभिक्रिया हुई और ये इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, इधर उत्पाद में निकाल रहा है, ठीक है। चलो भाई, इसको सही कर लेता हूँ। ये जाएगा इधर, बनाएगा Cl2 और 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। ये जैसे 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, Na प्लस जाके इसे चिपकेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ठीक है। तो Na प्लस क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और बना लेगा Na। 2 है तो यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। तो एनोड पर और कैथोड पर होने वाली विक्रिया हमने देख ली। विद्युत अपघटनी सेल इसी के साथ समाप्त होता है। तो चलो भैया, तो अभी हम लोगों ने विद्युत अपघटनी सेल को पढ़ा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फैराडे का नियम। और फैराडे का मतलब फैराडे का पहला नियम और फैराडे का दूसरा नियम, ठीक है। तो ये दो टॉपिक्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आते रहते हैं एग्जाम में, कभी ना कभी आते रहते हैं। अगर परिभाषा नहीं आएगी तो इसका जो सूत्र निकल कर आएगा उससे न्यूमेरिकल आ जाएंगे, ठीक है। तो आइए जानते हैं फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम। विद्युत अपघटन के नियम के अंतर्गत फैराडे ने 2 नियम दिए। पहला नियम क्या कहता है, आइए देखते हैं। पहला नियम ये कहता है कि हमने देखा था ना कि जैसे Cl जो है वो इलेक्ट्रॉन को मुक्त करता है, Na इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। तो इस प्रकार से सेल पर या तो एकत्रण होता है या फिर कोई पदार्थ एकत्रित होता है या तो उससे कोई मुक्त होता है, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार ये कहा जाता है कि विद्युत अपघटनी सेल में किसी सेल से मुक्त या एकत्रित पदार्थ की जो मात्रा है वो आवेश के समानुपाती होती है, ठीक है। आवेश की मात्रा यानी कि W समानुपाती होती है, सॉरी पदार्थ की मात्रा यानी W और आवेश यानी कि Q। W को हटाएं, सॉरी इसको हटाएंगे तो कुछ आएगा, उस कुछ को कहते हैं Z, ठीक है। क्या आएगा, Z आएगा। क्या आएगा, चलो भैया तो Z हो गया। अब W इज इक्वल टू Q का मान होता है, Q को IT भी तो लिख सकते हैं, है ना, धारा इंटू समय, QIT। और Z का मतलब होता है E अपॉन में N इंटू 95600, यानी कि F। अरे मतलब वही, चलो भैया ये निकल कर आया हमारा फैराडे का पहला नियम से फार्मूला, ठीक है। इससे हम लोग को संबंधित कुछ क्वेश्चंस वगैरह आ जाएंगे एग्जाम में। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर कौन क्या है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, T क्या है, समय है, I क्या है, धारा है, और E क्या है, परमाणु द्रव्यमान। जिस परमाणु की हम बात कर रहे होंगे उसका परमाणु द्रव्यमान, जैसे कि मान लो हम लोग CuSO4 की बात कर रहे हैं तो Cu का द्रव्यमान, है ना, इस तरह से काम चलेगा। तो यहाँ पर हमारा फैराडे का पहला नियम जो है वो ये कहता है कि विद्युत अपघटनी सेल में सेल से मुक्त या एकत्रित होने वाला जो पदार्थ होता है वो आवेश के समानुपाती होता है। तो इसको इसके अंदर हम लिख सकते हैं भैया कि विद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रोड पर हमारे पास जो इलेक्ट्रोड था उसी पर या तो जम रहा था या तो उससे निकल रहा था इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको हटा दो भाई। तो फैराडे के नियम में हम लोग ये लिखेंगे कि विद्युत अपघटनी सेल में मुक्त या एकत्रित पदार्थ की जो मात्रा है सेल के अंतर्गत वो आवेश के समानुपाती होती है। तो विद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रोड पर मुक्त या तो लो भैया, ये हो गया हमारे फैराडे का प्रथम नियम। प्रथम नियम ये कह रहा था कि विद्युत अपघटनी सेल में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित द्रव्यमान जो होता है वो आवेश के समानुपाती होता है। और ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला वगैरह, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं फैराडे के द्वितीय नियम पर।
तो भाई फैराडे का जो दूसरा नियम है वो ये कहता है, जैसे फैराडे का पहला नियम ये कहता है कि W जो है वो Q के समानुपाती है, उसी तरीके से सेम स्टेटमेंट में उस आवेश की जगह हम लोग लगा देंगे तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। ठीक है, तुल्यांकी भार के समानुपाती। तो हम लोग ये लिखेंगे कि विरुद्ध घटनी सेल में इलेक्ट्रोड पर मुक्त एकत्रित द्रव्यमान जो है वो तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। तो भाई यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि फैराडे के दूसरे नियम के अनुसार जो द्रव्यमान Nw है वो समानुपाती होता है तुल्यांकी भार यानी कि E के। तो हम लोग कह सकते हैं कि क्योंकि समानुपाती है ना, तो समानुपाती में हम लोग अगर दो चीज समानुपाती है, मतलब कि A समानुपाती B है, तो इसको लिख सकते हैं A1 बटे A2 इज इक्वल टू B1 बटे B2। ठीक है, अगर दो चीजें अगर एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती है, मतलब कि ये इस तरह से है, तो जब इसको हटाएंगे या फिर A1 A2 के टर्म में लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B2 बाई B1। ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा। चलो, तो खैर ये बेसिक्स है और यही को हम लोग यहाँ पर लगा देंगे कि क्योंकि W समानुपाती है E के, तो W1 अपॉन में W2 बराबर E1 अपॉन में E2। लो भाई, फैराडे का दूसरा नियम हो गया। पहला नियम आवेश के समानुपाती, दूसरा नियम तुल्यांकी भार के समानुपाती। फैराडे का पहला नियम और दूसरा नियम इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना एक नजर। अब हम लोग कुछ छोटी छोटी चीजों को जानेंगे जो कि अक्सर थोड़ा मोड़ा कभी कदार आगे पीछे करके पूछ ली जाती हैं। तो चलिए आइए कुछ रिएक्शंस को देखते हैं। चलो भाई, तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है शुष्क सेल। शुष्क सेल की अगर बात की जाए तो हम लोग जो बैटरीज वगैरह में और कहाँ कहाँ हम लोग शुष्क सेल का यूज़ करते हैं यार, रिमोट वगैरह में और भी कई जगह पर हम लोग जो छोटी छोटी इतनी बड़ी बड़ी घड़ियों का बैटरियों का यूज़ करते हैं, उसी को कहते हैं शुष्क सेल। और केमिस्ट्री के इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं शुष्क सेल में होने वाली अभिक्रिया को। तो अभिक्रिया को देखने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि शुष्क सेल जो होता है उसकी सेल अभिक्रिया क्या होती है। फिर हम लोग उसी से ट्रिक से हम लोग देख लेंगे कि एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है और कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, वो है अमन मनोज को शुष्क सेल देगा। अमन मनोज को शुष्क सेल देगा। अमन का मतलब NH4 प्लस, मनोज मतलब MnO2। ठीक है, MnO2। मनोज ज से हम लोग याद रखेंगे Zn को। ठीक है, और कोस उसका देगा तो है ही। तो अब हम लोग देखते हैं इसकी सेल अभिक्रिया को। तो इसकी सेल अभिक्रिया जो है वो है कुछ इस प्रकार। अमन मनोज को शुष्क सेल देगा। तो अमन का NH4 हम लोग लेंगे, NH4 प्लस, मैंने बोला मनोज यानी कि MnO2 प्लस, फिर मनो में मनो ज भी है तो मनो से तो MnO2 हो गया और ज से Zn, तो Zn को भी लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है भैया, अमन मनोज को शुष्क सेल देगा NH4 यानी कि अमोनियम है ना, अमोनियम आयन मनोज। ठीक है, फिर मनोज से MnO2 और मनोज ज का जो ज है उसे हम लोग Zn याद रखेंगे। और इसके अंतर्गत बनता क्या है, इसके अंतर्गत जो Zn है वो Zn बन जाता है Zn2 प्लस। MnO2 जो है वो बन जाता है MnOOH प्लस में। अब हमारे पास बचा गया, अब हमारे पास जो N है वो N बचा, तो NH4 का जो एक H है तो यहाँ जुड़ गया, तो बचा 3 ठो H, तो NH3। और यही हमारा है सेल अभिक्रिया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एनोड पर और कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, जैसे कि हमने ज्ञानवैरिक सेल में भी देखा था, है ना, सलमान खान जो थे वो कहाँ पर थे, एनोड पर थे, पवन सिंह थे कैथोड पर। ठीक है, वैसे हम लोग यहाँ पर भी देखेंगे। चलो भाई, तो एनोड और कैथोड पर, एनोड कैथोड। चलो भाई, तो अगर एनोड की बात करें तो हम लोग देखो अभी जो अभिक्रिया है ना, इसी से हम लोग एनोड कैथोड बना लेंगे। हम लोग देख रहे हैं कि Zn जो है वो Zn2 प्लस बना ले रहा है।
Zn 2 प्लस बना ले रहा है। अभिक्रिया के बाद ये बन जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, है ना? तभी ना Zn 2 प्लस बना। तो ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन निकाल कर Zn 2 प्लस बन गया। और कैथोड पर जो अभिक्रिया हो रही है तो हम लोग देखेंगे इन दो चीजों से। यहां से ये बन गया, तो इसको लिखो प्लस MnO2 लिखो और इसको लिख दो। और बिना माथापच्ची किए इसको थोड़ा सा ऐसे करो और यहाँ पर एक थोड़ी सा इलेक्ट्रॉन लिख दो। बस ये हमारे पास बन गया एनोड और कैथोड पर होने वाली अभिक्रियाओं का समीकरण। ठीक है, चलो अब हम लोग का नेक्स्ट जो शुष्क सेल के बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो है लेड संचायक बेसेल, है ना? लेड संचायक सेल। चलो भाई, तो लेड संचायक सेल को देखते हैं। थोड़ा गंदा लग रहा है देखने में। हमारा नेक्स्ट है लेड संचायक सेल। चलो भाई, तो अब देखते हैं लेड संचायक सेल को। इसका भी एक ट्रिक है। ठीक है, इसका ट्रिक भी देख लेते हैं क्या है। इसका जो ट्रिक है वो है लेडो हसो। और इस ट्रिक को जानने से पहले मैं एक चीज बताता हूँ कि जो लेड होता है, लेड को कहते हैं पीबी यानी कि सीसा। अच्छा, तो इसका नाम लेड की जगह सीसा संचायक सेल भी हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। इसका नाम एक और है जिसको कहते हैं सीसा संचायक सेल। ठीक है, सीसा संचायक सेल। चलो भैया, तो ये रहा इसका ट्रिक। मैंने क्या बोला है? लेडो हसो, लेडो हसो, बस ट्रिक खत्म। तो लेडो हसो से बना क्या? लेडो, तो मैंने क्या बोला है? लेड मतलब पी मतलब सीसा, लेड यानी कि पीबी। तो लेडो यहाँ पर आ रहा है तो ये हो गया हमारे पास पीबी। और क्योंकि डट ड करके आ रहा है ना, तो इसको समझ रखना है कि लेड तो है, लेड के साथ ओ भी है, लेड ओ, लेड ओ। ठीक है, लेडो, तो पीबी और पीबी ओ टू, O2 याद रखना है। ठीक है, हसो का मतलब हो गया हसो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये हमारे पास एक ट्रिक हो गया किसका? सीसा संचायक सेल के लिए। आइए देखते हैं कैसे इसको अप्लाई करना है, क्योंकि थोड़ा सा मजेदार है। चलो भाई, तो इसके अंतर्गत हम लोग दो अभिक्रियाओं को देखेंगे। एक तो डिस्चार्ज होने की अभिक्रिया और एक चार्जिंग की अभिक्रिया। तो पहले मैं जो ट्रिक के अनुसार जो बन रही है उस अभिक्रिया को लिखता हूँ। मैंने बोला है लेडो हसो, लेडो हसो 4, ऐसे करो। और अब यहाँ पर हम लोग कुछ अभिक्रिया करा रहे हैं, तो सोचो क्या बनना चाहिए। अब मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बनना चाहिए। अगर यहाँ पर मैं PbSO4 कर दूं तो देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। तो यही करना ही है हम लोग को, इस पूरे कर्मकांड को उधर करना है PbSO4 में। ठीक है, और H2 क्या हो जाएगा? H2 जो है हमारा वो H2O बन जाएगा। ठीक है, यानी कि पानी बन जाएगा। तो 2 H2O बन गया। और लेडो हसो वाली जो अभिक्रिया है ये है डिस्चार्जिंग की अभिक्रिया, डिस्चार्ज पर। ये अभिक्रिया है डिस्चार्ज पर, डिस्चार्ज पर। लो भाई, ये ट्रिक से याद हो गया। अब इसको अगर ऐसे उल्टा कर दिया जाए, पलट दिया जाए, तो वो हो जाएगा चार्ज पर अभिक्रिया। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, आई थिंक यही से पूछा गया क्या, तो कि डिस्चार्ज पर अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। तो अगर 26 में आ जाता है तो क्या, सॉरी 25 में आ जाता है तो क्या करोगे? सॉरी 26 में आप एग्जाम दोगे, तो 26 में आ जाता है तो क्या करोगे? बस लेडो हसो कर देना। और इसके लिए अमन मनोज को शुष्क सेल देगा। ठीक है, इसको उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने तो क्या हो जाएगा? H2 इधर आ जाएगा। H2 से पहले क्या लिखेंगे? PbSO4 प्लस 2H2O, और ये हो जाएगा Pb प्लस PbSO4 प्लस, बस हाँ, अच्छा लेडो बचा, PbO2 ये इधर की है और इसको यहाँ पर Pb जो है PbO2 और ये H2SO4। ठीक है, हमने डिस्चार्ज पर अभिक्रिया देख लिया और हमने चार्ज पर अभिक्रिया देख लिया। अभी हमने कुछ एक चीज नहीं देखा,
और वो है एनोड और कैथोड प्रतिक्रिया। ठीक है, तो हालांकि पूछेगा नहीं एनोड कैथोड पर, तो अभी एक बार मैं बस लिख देता हूँ और बता देता हूँ कि कैसे लिखा। बाकी आप ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। चलो भाई, अब हम लोग देखते हैं एनोड पर। ये रहा पीबी, ये रहा SO4 और मिलकर बन गया PbSO4। ये अभिक्रिया होती है एनोड पर। तो अगर हम लोग कैथोड की बात करें तो यहाँ पर बनता है PbO2 प्लस SO4 2 माइनस प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू PbSO4 प्लस 2H2O। लो भैया, मैंने बोला इसको याद ही नहीं करना है, आपको याद ये दोनों करना है, और ये दोनों को बताने का मैंने ट्रिक बता दिया है, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट हैं फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है, इसको याद करना ही नहीं है, बट अगर याद कर लेते तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इसका कोई ट्रिक मैं बता नहीं पा रहा हूँ ना, इसलिए। तो चलो भैया, अब हमारे पास अगर कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट बचा है तो वो है, इंपॉर्टेंट की तो नहीं कहूँगा, एक बार वो एग्जाम में आया है वैसे, H2O2 सेल यानी कि ईंधन सेल की बात की जाए, ईंधन सेल। ईंधन सेल अगर गलती से एग्जाम में आ जाता है, हालांकि संभावना बहुत कम है, अगर गलती से एग्जाम में आ जाता है तो आप लोग को बस मैं एक चित्र बता देता हूँ, वो चित्र बना लेना, ठीक है। वो चित्र बस ऐसा चित्र बनाना, ऐसे 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 करना, ऐसे करना, ऐसे 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 करना, ऐसे 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 करना, ऐसे करना, ठीक है, और यहाँ से निकाल देना H2O, H2O, ठीक है, ऐसे करना, ऐसे करना, और इसको ऐसे 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 कर देना। चलो भैया, ये कर देना, ये ऐसे कर देना H2, ये ऐसे कर देना O2, ठीक है, और इन दोनों को आपस में तार से जोड़ देना, ठीक है, इधर माइनस इधर प्लस कर दो, और कुछ, बस बन गया हमारा ईंधन सेल। तो ईंधन सेल वैसे आएगा नहीं, बट संभावना कमी है, एक बार आया तो उतना संभावना नहीं लगता। तो ये रहा हमारे पास ईंधन सेल, शुष्क सेल और लेड संचायक सेल। तो इसी के साथ हम लोग पूरे चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, सॉरी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो हम लोग देख चुके हैं। क्वेश्चंस की बात की जाए तो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, अभी केवल जो परिभाषाएं यानी कि जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वही बस मैं बता रहा हूँ। अगली वीडियो में मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन है विद्या प्रकाशन के बुक से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे करा दूंगा, तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आराम से पास हो जाओगे एग्जाम में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रासायनिक बलगतिकी के वीडियो के साथ। बाय बाय।